नहीं, रिकॉर्डिंग में वो नहीं पे अच्छा से। ओके, so let's start. We'll start. Okay, everyone ready? I'll present my PPT. And here we go. So I hope everyone is able to see this PPT. हाँ, मैं तो लिखा भी हूँ। इमोशनल सीन का अभी टाइम गया, अभी एक्शन सीन का टाइम है। आई डोंट नो तुम लोग कितना ये सब वगैरह बिलीव करते हो। मुझे पता है काफी लोग स्टेटस भी रखते होंगे कि 2026 please be kind to me, 2025 was really bad for me। अरे क्या बैड, क्या अच्छा, क्या बुरा? It is just one thing which differentiates you from everyone. That is one thing, कौन सा बोल दो। मे बी पीपल मे बी वेरी टैलेंटेड देन यू, मेरे से ज्यादा हजार टैलेंटेड तुमको मिल जाएगी, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं मिलेगा। ऐसा तुम्हारा बनाओ। और तुम वेरी काइंड, जब टाइम आएगा तो करूंगा, ये टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, नहीं आता है वो सब। और तुम आज ही डिफिकल्ट टाइम पे तुमको चालू करना पड़ता है, तब तुम्हारा टाइम आता है। ऐसा बात है। तो विद दिस, इमोशनल सीन का भी टाइम गया, अभी एक्शन सीन का टाइम है। और ये लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इनको एक्शन नहीं करना है। एनीवेज, this is image number one. Maybe we are heading towards new topic. We have discussed atopic dermatitis. We have discussed other spectrum of eczema. We have even discussed urticaria related topics. And now we are on to some other topic. So देखो, ये ग्रोइन एरिया है ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्रोइन बोलते हैं। अभी देख करके लग रहा है कि इधर एरिथीमा है ना? ये एरिथीमा है। और हल्का सा स्केलिंग है ना? बाइलेटरली ग्रोइन में स्केलिंग है। इसका स्टोरी ऐसी ही है कि 2-3 महीने पहले मेरे पास आया, ग्रोइन एरिया में उसको एरिथीमा और स्केलिंग था। तो वो पोदार में दिखाने गया था, तो उनको कुछ समझा नहीं कि इसने मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू फंगल इन्फेक्शन, तो इसका जाना चाहिए था। लेकिन एरिथेमा स्केलिंग ग्रॉइन एरिया नहीं गया। तो फिर उनको लगा कि चलो इनके पास भेज देते हैं, तो उन्होंने मेरे पास इसको भेजा। फिर इसका क्या हुआ वो अपन देखेंगे। लेकिन इसका डायग्नोसिस क्या है? तुम बोलोगे फंगल, चलो मैं मान सकता हूँ फंगल बोलो। तुम बोलोगे एक्जिमा, मान सकता हूँ। एक प्रेरणा मैडम करके है, बड़े सीनियर मैडम है, वो मेरे को मैसेज करते हैं कि आपका कोई और क्लास है जिसमें हम बेसिक से डर्मेटोलॉजी सीख सकते हैं। इतना बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है? इससे बस एडवांस ही होगा अभी। मतलब 6 महीने बाद जब एडवांस्ड 12 लेक्चर आएंगे, उसमें मैं सिर्फ बुद्धि का विकास हुए हुए लोगों को लूंगा। 12 लेक्चर में सिर्फ 100 लोग को मैं लूंगा। तो इसमें तो तुम इतना सिंपल सीख सकते हो ना कि सामने तुम्हारे इमेज है, उधर एरिथीमा और स्केलिंग दिख रहा है, तो तुम फंगल सोचो, एक्जिमा सोचो, और मे बी सोरियासिस सोचो। आई डोंट नो क्या डायग्नोसिस है, बट ये इमेज तुम्हारे सामने है। सो दिस वाज इमेज नंबर वन। आई शो यू इमेज नंबर टू नाउ। दिस इज ग्लैंस पेनिस। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो तुम इसको कोई और लोकेशन बना दोगे। मेरे को कभी ना कभी है ना, इंस्टाग्राम पे भी इमेजेस आते हैं ना, तो ऐसा कोई तो ऐसा छोटा इमेज आ जाएगा। अभी पता नहीं चलता वो थाई का इमेज है, फेस का इमेज है, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं, सिर्फ लिख के आता है DX एंड TX। क्यों? कैसे करूं DX और TX? आई शुड नो दी लोकेशन ना। क्या पता तुम थाई का बात कर रहे हो और मैं फेस सोच रहा हूँ, तो मैं पहले ही क्लियर करता हूँ। साइट एंड डर्मेटोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, दिस इज द ग्लैंस पेनिस। अभी ग्लैंस पेनिस पे कुछ लीजन है, तो तुम कंटेम्प्ररी साइंस के हिसाब से क्या सोचते हो कि इसको एसटीडी हो सकता है? ग्लैंस पेनिस पे लीजन ना, तो एसटीडी हो सकता है। मेरे पास कल एक एसटीडी का केस आया, तो मैं बाद में बताऊंगा एसटीडी लेक्चर में, 18-20 लेक्चर में। बट ये एसटीडी हो सकता है, बट ये एसटीडी नहीं है। चलो ठीक है, तुम फिर से यही सोचो, फंगल सोचो, एसटीडी सोचो, कुछ और सोचना है सोचो, बट पता नहीं डायग्नोसिस क्या है। चलो अपन तीसरा इमेज देखते हैं। ये तो सारे आयुर्वेदिक फिजिशियंस के लिए साम जीवा है ना। तुम तो इसको साम जीवा बोलोगे ना। अरे साम जीवा है, हो गई साम जीवा। बट अगर तुमको ऐसा कुछ दिखता है ना उसके जुबान पर पे, थोड़ा तो दिमाग रहता है कि यार इसको कैंडिडियासिस तो नहीं है। चलो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, चलो तुमको ये भी पता चल गया कि इसको फेस के अंदर, मतलब ओरल कैविटी के अंदर फंगल इन्फेक्शन है, जैसा कि कैंडिडियासिस। चलो मान लिया अपन ने कैंडिडियासिस, लेकिन ओरल कैविटी में फंगस चिपका क्यों? ये भी तो अपना नया स्टोरी है।
जब ओरल कैविटी में तुम फंगल इन्फेक्शन देखते हो तो तुम अलग चैप्टर खोल देता है। इसको ओरल कैविटी के अंदर फंगल इन्फेक्शन कैसे? क्या ये एचआईवी का पेशेंट है? हो सकता है। क्या ये स्टेरॉइड पंप लेता है, इस वजह से लोकल इम्यूनो सप्रेशन होके उसको ओरल फंगल इन्फेक्शन है? हो सकता है। या फिर कोई इम्यूनो सप्रेसेंट लेता है? हो सकता है। या फिर उसको सच में इतना इम्यूनिटी कम है कि उसके ओरल कैविटी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है? हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब ओरल कैविटी में तुम ऐसा कुछ देखते हो ना, तो फिर तुम्हारा और कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस खुलता है। मैंने तो कितने सारे देखे हैं। नासिक सिविल में एक छोटा सा बच्चा था, उसको ओरल कैविटी में ऐसे ही वाइटिश टंग था टोटली। तो वही रेसिडेंट ने आके बोला कि इसको एचआईवी है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको ओरल कैविटी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हुआ। और उसका देखो ऐसा, जब तुम स्टेरॉइड पंप्स लेते हो ना, तो तुमको ये गाल थोड़ा सा विच लुक्स गुड पफी लगेंगे, थोड़े से पफीनेस लगेगा हल्का सा। तो दैट इज स्टेरॉइड रिलेटेड। ऐसा कितने एग्जांपल्स में तुमको दे सकता हूँ। बट ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, नहीं है। ये भी फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये भी फंगल इन्फेक्शन नहीं है। बस मैं तुमको घुमा रहा हूँ साल के आखिर में, बस तुमको यहाँ से वहां, यहाँ से वहां घुमा रहा हूँ। वन नेक्स्ट इमेज, सी, दिस इज द आर्म पिट। आर्म पिट, पहले क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो तुम और कुछ सोचोगे। सो दिस इज द आर्म पिट, नॉट बटक्स। सी, एंड दिस इज erythematous salmon colored lesion over the armpit. ओके, एक सेकंड, कौन है गधा? क्या हुआ? ये पिक्चर का तो तुमको बोला नहीं किसी ने, लेक्चर का किसी ने बोला नहीं। फोन करने का ना तो पहले। So this is salmon colored lesion over the armpit, and you can see आर्मपिट में है तो तुम फंगल सोचोगे। बहुत तुमको दिमाग होगा तो एरिथ्रेस्मा करके एक डायग्नोसिस होता है, वो सोचोगे। चलो तुम सोरियासिस भी सोचोगे क्योंकि वैसा दिख रहा है, हो सकता है। चलो इमेज नंबर 5 देखते हैं। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अराउंड ब्रेस्ट है, लेटरल थाई है। सिक्स्थ इमेज देखोगे ना, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मेरे पास पेशेंट आता था ना, कंटिन्यूसली यूज्ड टू से कि मेरे को यूरिन से स्मेल आता है, और मैं उसका स्किन लीजन ट्रीट कर रहा था। बट अगेन सेकंड फॉलोअप पे उसने ये बोला कि उसको यूरिन में स्मेल आता है। सेकंड फॉलोअप में भी इग्नोर किया, और थर्ड फॉलोअप तक उसको रिजल्ट नहीं था। इससे ये मैसेज है कि जब तक तुम मल पाचन नहीं करते हो ना, तब तक तुम्हारा दोष हिलता नहीं है। तो शायद मेरे को उसको थर्ड फॉलोअप पे जब मैंने एड्रेस किया और तब उसको चंद्रप्रभा दिया, तब उसका स्किन लीजन थोड़ा सा रिजॉल्व होने लगा। लेकिन इसका डायग्नोसिस क्या है, ये अपन सस्पेंस रखते हैं। ओके, वन मोर। तुम इसको अभी बोलोगे इसके पैर पे इंसेक्ट बाइट हुआ है, इसलिए उसको मल्टीपल इरिथेमेटस रैशेस है, बोल सकते हो। बोलने में क्या है, अगेन सस्पेंस रखते हैं। इमेज नंबर 8, सी, इसको तो तुम फंगल बोलोगे क्योंकि ये गोल दिख रहा है, सेंटर क्लियरेंस भी है, लेकिन ये फंगल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 इमेजेस कुछ क्लू नहीं देते हैं। लेकिन मैं अगर तुमको ऐसा बोलूं तो कि आटो का डायग्नोसिस एक ही है, ये सबका डायग्नोसिस एक ही है, बताऊंगा नहीं अभी, वो तब सस्पेंस रखूंगा। लेकिन इसका भी डायग्नोसिस सेम है, 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 इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है क्या? नेक्स्ट इमेज से तुमको क्लियर हो जाएगा कि वो है क्या। अभी तो क्लियर हो गया होगा। ओ, ये तो प्लाक है, और प्लाक के ऊपर तो स्केलिंग है। यस और नो? ये भी तुम देखोगे तो ये तो प्लाक है, प्लाक के ऊपर हल्का सा स्केलिंग है। नो अदर डायग्नोसिस इन द वर्ल्ड, इट इज सोरियासिस। इट इज सोरियासिस। नाउ विल डिस्कस सोरियासिस। और ये जो पिछले वाले इमेजेस थे ना, ये अलग अलग क्यूटीनियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ सोरियासिस है। ये ओरल कैविटी का सोरियासिस, ये जेनाइटल्स का सोरियासिस, ये फ्लेक्सुरल सोरियासिस, ये कोई और सोरियासिस, ये कोई और सोरियासिस, ये कोई और सोरियासिस, वो अपन सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए अपन एक स्टोरी सुनते हैं, इंटरेस्टिंग है।
अगर तुमको पहले 8 इमेजेस 9 इमेजेस में इंटरेस्ट आया है तो ये स्टोरी भी तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं कलर्ड कोड से भी तुमको कुछ और सिखा रहा हूँ, ये भी तुम ध्यान रखना कि ब्लू इज फॉर एक्सेप्टिंग। सो कंट्रोल है, वो भी एक स्टोरी है। ध्यान से सुनो। ये एक पेशेंट था, अराउंड 36 इसका एज है, और तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये कंप्लीटली अ केस ऑफ सोरियासिस है। एक बात बोल देता हूँ, सोरियासिस का लीजन कहाँ होता है? एक्सटेंसल एस्पेक्ट ऑफ द स्किन पे। ये भी एक्सटेंसर है, ये भी एक्सटेंसर है। इतना तो सबको पता होता है कि ये फ्लेक्सर है, तो ये पीछे वाला एक्सटेंसर रहेगा। एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, पता है। और ये भी तुम देखो कि यहाँ पे प्लाक है। व्हाट इज प्लाक बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन ये प्लाकी प्लाकी जो लीजन्स है, ये बायलैटरल एक्सटेंसल एस्पेक्ट ऑफ द स्किन, अपर लिम्ब पे भी है और लोअर लिम्ब पे भी है। चलो मेरी सुनो तुम, ऐसा समझो इसका डायग्नोसिस सोरियासिस है। इंफ्लामेटरी प्लाक लीजन ओवर एक्सटेंसल एस्पेक्ट ऑफ द स्किन इज सोरियासिस। 36 ईयर एज, सोरियासिस लेकर के मेरे पास पोदार के ओपीडी में आया है। ठीक है। एंड पोदार के ओपीडी में आने के बाद उसने बोला कि लास्ट 2 साल से मैं प्रीमिलास्ट करके एक टैबलेट है, 30 मिलीग्राम का आता है, नो साइड इफेक्ट्स नथिंग, अच्छा टैबलेट है, वो ले रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ कम नहीं हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना है। एक्चुअली वो हमारे मैडम के पास आया था। मैडम बाजू में बैठी थी और मैं भी बैठा था। तो मैडम ने उसको देखा, और हमारे पोदार में ना तक्र धारा करके प्रोसीजर होता है सोरेसिस में, क्योंकि तक्र जो है ना छाछ, उसके अंदर विशद गुण है, क्लियरिंग प्रॉपर्टीज है। और तक्र जो है ना वो वात कफ शामक है। सोरियासिस भी वात कफात्मक होता है, तो इसलिए हम तक्र धारा करते थे। तो तक्र धारा कौन करेगा? तो सब जेआरई काम करते हैं, इंटर्न के लिए थोड़ी होता है रेसिडेंसी। रेसिडेंसी फर्स्ट ईयर इज जस्ट लाइक ग्लोरिफाइड इंटर्नशिप ओनली, नथिंग एल्स। यूल अंडरस्टैंड। तो उन्होंने बोला कि तकरार कौन करेगा? तो उन्होंने फिर बोला कि ये आदित्य कर लेगा तकरार। और ये फ्राइडे को आया पेशेंट, संडे को तकरार के लिए आने वाला था। और ऐसे सेपरेटली, मैं रेसिडेंट था तब, तो मैं तो संडे को कहीं और जाने वाला था, क्योंकि मेरे लेक्चर्स प्लान रहते थे। अभी मेरे को नासिक में देना है, मेरे को पुणे में देना है। दोज डेज आई टू गिव ऑफलाइन लेक्चर्स अलॉट। तो फिर मैंने उसको फोन किया, विनय भाई सुनो, आप संडे को मत आओ, आप एक काम करो ना, आप मंडे को आ जाओ इवनिंग में, मैं आपको सब प्रोसीजर समझा भी दूंगा, और एक बार अपन सेटिंग कर भी लेते हैं। तो ही वॉज वेरी एक्सेप्टिंग, इतना अच्छा। बोलता है हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। नहीं तो कुछ पेशेंट कभी नहीं होता है, और बोले नहीं नहीं, हमको टीचर ने बोला संडे आने के लिए, तुम कैसे बोल रहे हो? नहीं, वो बेचारा अच्छा था, बोले नहीं नहीं आप बोलोगे वैसे, मंडे आऊंगा मंडे आऊंगा। बोले जब मंडे आ रहा है और मेरा इतना सुन रहा है, और मेरा ओपीडी डेट ट्यूसडे का है, तो क्यों ना इसको मैं सेपरेटली बुला लूं। तो मैंने उसको ट्यूसडे बुला लिया, और वो ट्यूसडे आ भी गया, और मैंने उसको ढाप लिया। बोला अभी मैं इसको ट्रीट करूंगा, नो तकरार, नथिंग, नाउ आई विल फोकस ऑन दिस लीजन्स। ऐसे में पेशेंट ढपता था पहले, क्योंकि पोद्दार में रेसिडेंसी था। सो सोरियासिस, चलो मैंने ट्रीटमेंट चालू किया उसका। मार्च था, लास्ट टू लास्ट ईयर के लास्ट ईयर, अप्रैल, मई, लिटरली नो रिजल्ट्स। जो तुमको भस्म पढ़ा है ना मैंने, मैं वही भस्म तो वो दे रहा था उसको, रिजल्ट्स ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको वेरिसन भी करा लिया, नहीं आया रिजल्ट्स। फिर बाद में मैंने उसको सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, बारिश जाने दिया, रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। हर बार हर फॉलोअप में मैं उसको पूछता था, विनय भाई थोड़ा कम हुआ? कंट्रोल है कंट्रोल है। अभी मुझे बुरा ना लगे इसलिए वो शायद कंट्रोल है बोलता था, लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। एंड होल्डिंग दिस पेशेंट सिंस लास्ट 5 मंथ्स विदाउट एनी रिजल्ट्स। ये भी एक कमाल ही होता है ना। पेशेंट का भी सत्व अच्छा चाहिए, और तुम्हारा भी माइंड में पेशेंस चाहिए, कि तुम इतना टाइम तक उसको होल्ड करके रख रहे हो, 5 मंथ्स तक। फिर अक्टूबर में मैंने कुछ और सोचा, फिर मैंने कुछ दिया, एंड फिर बाद में तुम उसको देखो। एक मिनट, क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो दिस इज क्रोनिक, दिस इज बायलैटरल, इट इज सिमेट्रिकल, इट इज वेल डिफाइंड, इट इज इरिथेमेटस, ड्राई रेड स्केली पेप्यूल्स एंड प्लक्स। नाउ दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ प्लाक सोरियासिस। अभी ये जो तुमको लीजन दिखा रहा हूं ना, ये प्लाक सोरियासिस का लीजन है। प्लाक सोरियासिस कैसा होता है? बायलैटरल। प्लाक सोरियासिस कैसा होता है? सिमेट्रिकल। प्लाक सोरियासिस कैसा होता है? उसके अंदर प्लाक और पेप्यूल्स रहेगा। अरे दिख रहा है क्या? ये सब फीचर्स है, ये क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लाक सोरियासिस है। जिसको नहीं समझ रहा है,
प्लाक और पेप्यूल का डिफरेंस। ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर के अंदर का जो रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसको पाल्पेट कर सकते हैं, उसके क्या बोलते हैं, पेप्यूल। और जो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा रहता है ना, और उसका टॉप नहीं है, फ्लैट टॉप्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाक। So this is papule and this is plaque. Now he has even papular, plaque, erythematous lesion over external aspect of the skin. So are you guys interested कि उसके बाद अक्टूबर में उसका, मैंने जब चेंज किया तब उसके साथ क्या हुआ? Are you guys interested in knowing? वैभव सर को अरे नींद, बोल रहे कि बताओ यार जल्दी। नहीं बोला, आंख में कुछ गया है, 1 मिनट दिखा दो। अक्टूबर में चेंज करने के बाद, ऐसे लीजन्स के बाद, मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता हूँ फिर से। सुनो, देखो, उसका है ना 5 महीने तक सेम लीजन था। 5 महीने तक उसका लीजन में डिफरेंस नहीं आया। इससे हमको क्या पता चलता है कि इसके अंदर ना स्थैर्य है, स्टेबिलिटी है ना, क्योंकि 5 महीने तक कोई डिफरेंस नहीं है, बड़ा भी नहीं कम नहीं हुआ, स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी इज अ साइन ऑफ कफ, कफ डोमिनेंट कुष्ठम। ये वात डोमिनेंट कुष्ठ का सिम्टम है, ये पित्त डोमिनेंट कुष्ठ का सिम्टम है, और ये कफ डोमिनेंट कुष्ठ का सिम्टम है। तो ये लीजन से हमको इतना पता चलता है कि इसके अंदर स्थैर्य है, मतलब इसके अंदर भर भर के कफ है। तो अगर मेरे को इसमें ट्रीटमेंट देना है तो मैं पहले कफ को ही कंसीडर करूं, मैं उसको कटु उष्ण ही ड्रग्स दूं, ताकि उसका मैं कफ ब्रेक करूं अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर स्थैर्य है, स्टेबिलिटी है। बाकी उसको इचिंग तो हो ही रहा था, तो कंडू भी है, एरिथमेटस तो था ही, तो मैं उसको पित्त कफ समझ सकता हूँ, लेकिन कफ पित्त समझ सकता हूँ। तो ये सिम्टम्स है, वात डोमिनेंट कुष्ठ के सिम्टम, पित्त डोमिनेंट कुष्ठ के सिम्टम, कफ डोमिनेंट कुष्ठ के सिम्टम, जनरलाइज सिम्टम्स। उन्होंने सब पहले बताया कि विचर्ची का क्या होता है, विपादी का क्या होता है, अलसक क्या होता है, सारे शूद्र कुष्ठ के नाम बताए, महाकुष्ठ के नाम बताए। फिर बाद में चरक क्या बोलते हैं, ये सुनो, मैं तुमको वात डोमिनेंट, पित्त डोमिनेंट, कफ डोमिनेंट कुष्ठ के जनरलाइज सिम्टम्स बता रहा हूँ। अरे जब उनको पता है कि जनरलाइज सिम्टम्स यानी कि दोषों को पकड़ के ही ट्रीटमेंट देनी है, इसलिए उन्होंने जनरलाइज सिम्टम्स बताया। इट मीन्स अगर तुम्हारा डायग्नोसिस नहीं भी होता है तो चलता है, ये तीनों सिम्टम्स पे, ये तीनों ग्रुप पे तुम्हारा पूरा गेम है। एनीवेज, इतना तो समझ में आ रहा है कि इतने साल से उसको सोरियासिस है, और 5 महीने से उसके सोरियासिस में ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। तो इसका मतलब वो स्टेबिलिटी वाला लीजन है, वो स्थैर्य वाला लीजन है। चलो, ये दो चीज तो अपने को समझ गया ये केस से, कि पेप्यूल प्लाक क्या होता है, प्लाक सोरियासिस का क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, एंड इतने टाइम तक सोरियासिस ट्रीट नहीं हो रहा है फिर भी पेशेंट अपने पास है, ये तीन चीज तो समझा। अक्टूबर में जैसे मैंने उसका थिंकिंग वे चेंज किया, तुम देखो उसका रिजल्ट कैसा है। ओह, वाओ, मतलब तुम 5 महीने नो ट्रीटमेंट, नो रिजल्ट्स, नवंबर दिसंबर एंड पेशेंट वाज हैप्पी। दिसंबर ही वाज कंप्लीटली हैप्पी। तुमको जानना होगा ना कैसे आया, है ना? उसके लिए तो तुमने 10,000 दिए मुझे, कुछ लोग तो खरीद लिए मुझे, एक एक छोटा छोटा डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, एम आई राइट, एम आई रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, द अप्रोच इज रॉन्ग। ओके, है ना? तुमको सीखना है। एनीवेज, ये देखो, मई देखो, जून देखो, अगस्त देखो, नियरली नियरली सेम। एंड दिसंबर देखो, दिसंबर देखो, है ना? चेंजेस, चेंजेस आर सीन। कुछ तो हुआ है इसके साथ, मतलब मैंने कुछ तो चेंज किया सितंबर अक्टूबर में, मैंने फोटो लेने ही छोड़ दिया था सितंबर अक्टूबर में, कि उसका ट्रीटमेंट कुछ चेंज हुआ। क्या किया होगा नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ओह, फिर से बढ़ गया। अभी तो तुमने बोला कि अभी तो ट्रीटमेंट दिया, दिसंबर तक वो ठीक था, फिर वो मस्त बाहर गया, उसने खाया पिया, उसका नाड़ी भी कफ प्रदान लगता था, उसको मधुर रस खाने का भी हेतु था, उसका लीजन भी स्थैर्य वाला था, मतलब कफ 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 था उसका, तीन तीन कफ वाला चीज था उसके अंदर। लेकिन फिर से उसका बढ़ गया। तो ये क्या बात हुआ? अभी तो हमको इतना सस्पेंस क्रिएट करके बताया कि मैंने ऐसा ट्रीटमेंट दिया अक्टूबर में कि उसका दिसंबर में गायब हो गया, अभी तुम बोल रहे हो कि फिर से उसका लीजन आ गया। आया, तो ऐसे ही होता है स्किन में, सोरियासिस में ऐसे ही होता है। पूरा गेम स्किन का सब्सिडी जैसा है, स्नेक और लैडर जैसा है। तुम ऊपर चढ़ते हो, दो तीन पेशेंट वापस तुमको नीचे उतार देते हैं, फिर वापस तुम ऊपर चढ़ते हो, फिर नीचे उतार देते हैं। स्नेक एंड लैडर गेम जैसा है। एनीवेज, फिर कुछ दिनों के बाद, ट्रीटमेंट के बाद उसका क्या हुआ मैं तुमको बताता हूँ। लेकिन इतना तुम याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे ऑटोइम्यून डिसीज के लिए, कि सोरियासिस बोलो कि कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज बोलो, इट हैज गॉट रिलैप्स एंड रेमिशन। सी, इट हैज गॉट रिलैप्स एंड रेमिशन। Remission is a phase when disease goes to sleep for some time. Now, how much time? It depends on the hetu consuming. It depends on the panchakarma carried out. It depends on the drugs given. So everything depends.
सो रेमिशन इज अ फेज व्हेन डिसीज गोस टू स्लीप फॉर सम टाइम। बट सोरियासिस में तुम दो पॉइंट अभी सीख रहे हो, एरिथमेटस, स्केली, ब्लाकी लीजन, बाइलेटरली, एक्सटेंसल एस्पेक्ट, सब सही है, लेकिन इट हैज गॉट रिलैप्स एंड रेमिशन। Psoriasis has got relapse and remission. Psoriasis not only affects the skin and joints, but is also associated with metabolic syndrome, obesity, cardiovascular disease and mental diseases. इसको थोड़ा अपन डिक करते हैं। एनीवेज, विनय का फिर बाद में थोड़ा और ठीक हुआ। फिर वो अभी मेरे बर्थडे के दिन फिर से उसने फॉलो किया था, उसका फिर से सही हो गया है। अभी वो बोलता है फिर से कंट्रोल है, कंट्रोल है। वेरी क्वाइट हैप्पी पेशेंट, मेरे से तो काफी खुश है। पेशेंट जुड़ा है मेरे से अभी भी। रिलैप्स एंड रेमिशन, रिलैप्स एंड रेमिशन। एनीवेज, सस्पेंस, उसको ट्रीटमेंट जो भी दिया होगा मैं, वो अपन थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, आई डोंट नो कितने टाइम के लिए, बट थोड़े टाइम के लिए सस्पेंस। डू यू गाइज लाइक सस्पेंस इन रियल लाइफ? यू डोंट लाइक, बट आई पुट सस्पेंस, डोंट वरी। ओके, केस नंबर 2 और स्टोरी नंबर 2। हर केस से तुम कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट सीख रहे हो, याद रखो। ऐसा नहीं तुम स्टोरीज एंजॉय कर रहे हो, करो, लेकिन डायग्नोस्टिक पॉइंट सीखो। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुलुंड के अंकल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई शो बिफोर आफ्टर। सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। दिस इज अचीव्ड इन 3 months ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ। ओके, तो पहले अपन देखते हैं, उसका स्टोरी ऐसा था। मैं पोदार के ओपीडी में जब बैठता था ना, ये अंकल हमेशा 1:30 2 बजे के अराउंड आते थे, जब ओपीडी खत्म होने वाला है, क्योंकि ये मुलुंड से आते थे वर्ली के लिए। मुलुंड दूर, वर्ली दूर। उनकी बेटी मेरे रील्स देखती थी, ऐसा उन्होंने बोला। और वो सोरियासिस का कंप्लेन लेके, स्कैल्प में लीजन देख रहे हो, और एक्सटेंसल एस्पेक्ट ऑफ द स्किन जो बोला ना मैंने, एक्सटेंसल एस्पेक्ट इसके अंदर, उसमें उसको लीजन देख रहे हो। इसका एज 70 है। अभी तुम इतना एग्रेसिव मत जाओ। हाँ, अभी स्किन डिसऑर्डर मतलब पंचकर्मा, 70 एज है उसका। कोई पंचकर्मा के बारे में सोचेगा? अगर वो 10 साल बाद मरने वाला, तुमको 1 साल में मारना है उसको? नहीं ना। तो क्यों टेंशन ले? पंचकर्मा ने, ठीक है। वो मेरे पास आता था, मैं उसको ट्रीटमेंट देता था। 15 डेज के बाद वापस आता था, फिर से उसको ट्रीटमेंट देता था। फिर 15 डेज के बाद आता था, फिर ट्रीटमेंट देता था। ऐसा 1.5 महीना चला, ठीक है। रिजल्ट्स भी 10-20%, 10-20% आ रहा था। एंड आई वॉज वेरी पेशेंट। मेरे को पहले वाले पेशेंट्स ने पेशेंस सिखा दिया था। ओके, सोरेसिस में रिजल्ट स्लो आते हैं, लेकिन पेशेंट फॉलोअप कर रहा है, मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है उसके साथ। फिर मैं देखा ना, क्योंकि ओपीडी खत्म होता था ना, तो मुझे बाहर का दिखता था। एक बार देख रहा हूँ, उसके वाइफ से जोर जोर से लड़ रहा है बाहर। तो ये जब मेरे पास आता है, इतना शांत रहता है, वाइफ से बाहर लड़ रहा है, यार कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। ऐसा नहीं है, अपन कुछ तो शायद मिस कर रहे हैं। मैंने बोला ना, मेंटल डिसीजेस, मेंटल कॉज में भी अपन कुछ तो मिस कर रहे हैं। तो मैं उसको नहीं पूछा, उसको मैं अच्छे से बात किया, क्योंकि अपन हनी कोटेड टंग से ही बात करते हैं, जब भी उससे प्रैक्टिस है। एंड उसकी वाइफ आई, तो मैंने वाइफ को पूछा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब टेंशन वेंशन तो नहीं है ना घर में? तो बोलते हैं, नहीं, उनके बेटी का वो टेंशन लेते रहते हैं कि उसका करियर हुआ नहीं है, शादी हुआ नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ है। और गुस्सा बहुत करते हैं, दारू बहुत पीते हैं, टोबैको बहुत खाते हैं, और जबकि ये हिस्ट्री मेरे को पता ही नहीं। ये 4 हिस्ट्री उसकी वाइफ ने दे दी मुझे, और मैं 1.5 महीने से उसको ट्रीटमेंट करे जा रहा हूँ। मुझे लगा इतना शांत आदमी है, मेरे पास आके गाय जैसा बैठता है, मेडिसिन खा रहा है। ये सब हिस्ट्री था उसका। अल्कोहल, टोबैको, एंगर, स्ट्रेस, 4 हेतु मिल गया मुझे, 4 हेतु। तो शायद फिर मैंने उसका वे चेंज किया, एंड उसको रिजल्ट्स आ गया। वे चेंज किया मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज किया। एनीवेज, मैं तुमको एक रेफरेंस बताता हूँ, ये देखो। देखो, रससार इज इक्वल टू त्वकसार। अगर तुम्हारा स्किन डिसऑर्डर में कुछ लीजन है स्किन में, तो इसका मतलब रससार हिल गया उधर, क्योंकि रससार इज इक्वल टू त्वकसार। एंड तुम रस में तो दुष्टि का हेतु देखते हो ना, रस धातु का, तो उसमें गुरु शीत अति स्निग्धम अति मात्र संश्रमतम है। रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्या नाम चति चिंतना दिखा है, जो कि ये पेशेंट में था, स्ट्रेस वो ले रहा था। तो मे भी इसका रस धातु डिफेक्टिव है क्या? मैं रस के लिए कोई ट्रीटमेंट दे रहा हूँ क्या? ये मुझे सोचना चाहिए। ये तो आयुर्वेदिक बुक्स बता रहा है, मैं तुमको एलोपैथी बुक्स में भी लिखा हुआ बता सकता हूँ कि स्ट्रेस की वजह से सोरियासिस एग्रेवेट होता है। नाउ लिसन टू दिस। स्ट्रेस माइट इंड्यूस अल्टरेशंस इन द सोरियाटिक लीजन by increasing the neuropeptide content with the concomitant decrease in the activity of neuropeptide degrading enzymes, especially mast cells chymase. And increased beta endorphins levels normally observed in psoriatic skin might affect both substance P and mediate neurogenic inflammation and transmission of sensory stimuli by its local anti-nociceptive effects. स्ट्रेस की वजह से सोरियासिस बढ़ता है, इतना याद रखो।
मैं तो तुमको प्रूफ बता रहा हूँ और कुछ नहीं। बट ये एग्जांपल है स्ट्रेस की वजह से सोरियासिस का। बहुत सारे केसेस तुम देखोगे, फिर तुमको रेफरेंस पता होना चाहिए कि रसा धातु अगर डिफेक्टिव है तो शायद स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। फिर दूसरा तुमको पता होना चाहिए कि एलोपैथी बुक्स में भी लिखा हुआ है स्ट्रेस की वजह से सोरियासिस। एनीवेज तुमको और एक बता दो, और एक बता दो। ये देखो, मैंने क्या बोला कि उसके अंदर क्रोध था ना, क्रोध। मैं बोला ना एंगर इश्यूज था। तो देखो क्रोध ना रक्त दुष्टि के हेतु में एक यह है कि मानसिक हेतु है, कि मानसिक हेतु क्रोध है और रक्त दुष्टि की वजह से तो स्किन डिसऑर्डर होता है। तो क्रोध भी उधर आया है। तो मतलब क्रोध भी कहीं ना कहीं मैच कर रहा है उसके पैथोलॉजी के साथ। चिंता कहीं ना कहीं मैच कर रहा है उसके पैथोलॉजी के साथ कि क्रोध की वजह से स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। यस, क्यों? क्योंकि क्रोध की वजह से रक्त दुष्टि हो रहा है। ये रक्त प्रदूषित व्याधि के हेतु है सारे। मैंने तुमको पहले भी बताया है, दधि सेवन, दीवा स्वाप सब हेतु है उसके अंदर। क्रोध और श्रम दोनों मानसिक हेतु बताए थे, उसमें क्रोध दिखा है। चलो एक और एक बता दो। ये केस इंटरेस्टिंग है। वो तो केस तुम सुनो, थोड़ा ध्यान में रखो, लेकिन ये केस इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है ना, ये 32 ईयर्स का है। इंस्टाग्राम से मेरे को मैसेज किया इसके वाइफ ने कि इसको सोरियासिस है और उसके लिए आना है। डायग्नोसिस तो अपने पास पहले से करके आते हैं ना पेशेंट्स, उसके लिए आना है। मेरे सामने उसने हाथ रखा है ऐसा, ऐसा। नाउ यू कैन सी, यू कैन क्लियरली सी कि उसका ये दिख रहा है तुमको? ये तुम देखो, थंब देखो और ये देखो। दिस इज द डिफॉर्मिटी विच इज सीन इन psoriasis, which I'll reveal tomorrow. It is suspense for more. मैं दिस पेशेंट हैज गॉट सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी, और तुम ध्यान से देखोगे ना, अगर जूम करूं मैं, हो सकता है तो इधर है ना, पिटेड नेल्स भी आ गया है। अगर नेल के अंदर पिटिंग तुमको दिखता है ना, तो भी एक सोरियासिस का साइन होता है। बट यू सी, सोरियाटिक आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी सीन आफ्टर 5 years, अगर सोरियासिस है तुमको। तो मेरे को पेशेंट कैसे बोलता है, अभी उसका एज 32 है, मतलब मैं 23 साल का उम्र का था ना, तब से मेरे को सोरियासिस का लीजन दिख रहा है। मेरे को क्या बोलता है, मैंने पढ़ाई भी ठीक ठाक कंप्लीट नहीं की है, और बाद में मेरा जॉब का भी बहुत इश्यूज हुआ है। अभी मैं रियल एस्टेट में लगा हूँ, जिसमें मैं कमा भी नहीं रहा हूँ खास। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। मतलब ठीक है, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस सब में होता ही होगा। ठीक है, वो फिर बाद में मेडिसिन लेने के लिए जब अंदर आया, तो मैं बोला कि इसका 32 एज था। फिर उसके वाइफ ने कुछ चेक किया, वेट एंड ऑल। तो मैंने उसको पूछ लिया कि तुम्हारा एज कितना है। तो उसकी वाइफ का एज 22 था। बोले 10 साल का जनरेशनल गैप है क्यों? हाँ, दिमाग में आता है ना अपने, ये जनरेशनल गैप लेके क्यों घूम रहे हैं दोनों? 22 साल, 32 साल, 22 साल, 32 साल। इसको जॉब नहीं है, पे करते टाइम भी उसकी वाइफ पे कर रही है। कुछ तो है इधर, कुछ तो माइंड इन्वॉल्व है जो कि अपने को शायद दिख नहीं रहा है। इधर कुछ तो है, प्रॉब्लम है जो अपने को दिख नहीं रहा है। बट एनीवेज, उसका है ना सोरियासिस का, ये देखो रोलस्टैट, कैस्प्रिन, विस्टारेक्स, ये सब अपन पढ़ेंगे। ये कभी ना पी सैलिक, इसके अंदर स्टेरॉइड है, ये अपन कभी ना कभी पढ़ेंगे। बट दिस वाज अगेन psoriasis which was induced by stress, first thing. And now you see psoriatic arthropathy, which after the 5 years 10 years अगर psoriasis को हो जाए तो वो अर्थराइटिस करा सकते हैं। ये तुम ध्यान में रखो, ये सब असाइड पॉइंट है। आज भले मैं ट्रीटमेंट कुछ बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, बट तुमको ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं तुम्हारे डायग्नोस्टिक एबिलिटी के लिए। एनीवेज वन मोर, ये अभी जस्ट मेरे पास आया, अभी 1 तारीख को इसका स्नेहपान चालू करना है। इसने मेरे को क्या बोला पता है क्या? मेरे को बहुत टेंशन हुआ, पहले बहुत स्ट्रेस हुआ है, मैं बहुत डिफिकल्ट डेज से गया हूँ, और उसके बाद ही उसको सोरियाटिक लीजन्स है। अगेन वन मोर एग्जांपल फॉर स्ट्रेस एंड सोरियासिस। तो ये बोलू इसके पहले वाला बोलू, स्ट्रेस एंड सोरियासिस वेरी कॉमन। स्ट्रेस कैन एग्रीवेट सोरियासिस, एंड इफ यू हैव सोरियासिस यू मे बी डिप्रेस्ड, यू मे बी स्ट्रेस्ड। सो इट इज द विशियस साइकिल यू एंटर। फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट। नाउ वन मोर, मेरे को क्या बोला ये आंटी ने, इसकी बीवी ने, इसकी वाइफ ने क्या बोला था कि वो अल्कोहल भी लेता है ना? तो मेरे को अल्कोहल का भी एक रेफरेंस पता है, देखो। स्मोकिंग और हिस्ट्री ऑफ इट, स्पेशली मोर देन 20 सिगरेट्स डेली, इज एसोसिएटेड विद टू फोल्ड इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर सोरियासिस। सी, तो तुमको पता है मैं कैसे करता हूँ? हमको तो ओपी कपूर सर, मैं और मेरा दोस्त अब्बास अभी अटेंड भी कर रहा है, हम लोग ओपी कपूर सर के लेक्चर जाते थे। अगर किसी ने बोला ना वो स्मोक करता है, तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या? मैं सब मोबाइल का कैलकुलेटर निकालता हूँ। बोलता है, कितना कितना सिगरेट तुम पीते हो दिन का? तो वो ऐसा बोलता है कि मैं 10 तो पीता हूँ। बोले 10 दिन का, चलो ठीक है, अपन अभी ऐसा ऐसा करता हूँ। ओके, 10 दिन का मतलब 30 दिन का कितना हुआ? ओ 300 हुआ। मतलब 12 महीने का कितना हुआ? ओ 3600 हुआ। कितने साल से पी रहे हो? बोले 10 साल से पी रहे हो। ओ 36,000 सिगरेट तुमने पिया? बस डर गया, वह हो गया अपना काम। 36,000, अभी तक तो तुम्हारा लंका क्या होना चाहिए था? वन वे ऑफ लाइक, दिस वाज ओपी कपूर सर भी। बट यू रिमेंबर दिस कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज इंटरलेटेड।
एंड अल्कोहल स्मोकिंग एंड सोरियासिस आर इंटररिलेटेड। सी इसमें तो रेफरेंस भी है। इट मे प्ले अ रोल इन इट्स ऑनसेट एज वेल। पेशेंट्स विद सोरियासिस हैव बीन फाउंड टू हैव हायर रेट्स ऑफ एक्सेस इंटेक ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिज्म, डेथ ओइंग टू अल्कोहल रिलेटेड डिसीजेस, हैवी ड्रिंकिंग। देखो देखो, हैवी ड्रिंकिंग exacerbates pre-existing psoriasis। ये एक तो पॉइंट है पहला। और दूसरा पॉइंट देखो, पेशेंट्स विद सोरियासिस हैव बीन फाउंड टू हैव हाई रेट्स ऑफ एक्सेस इंटेक ऑफ अल्कोहल। ये तो पॉइंट है, लेकिन ये देखो, इट में प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑनसेट ऑफ एज वेल, कि मतलब सोरियासिस का स्टार्ट आफ्टर द अल्कोहलिज्म चालू होना वो भी है पॉइंट, और हैवी ड्रिंकिंग के बाद भी सोरियासिस बढ़ता है ये भी पॉइंट है। तुम आयुर्वेदिकली भी इसको रिलेट कर सकते हो। मैं मदद के चैप्टर से तुम्हारे लिए रेफरेंस लेके आया हूँ। देखो क्या लिखा, मध्यम रुद्य माँ अविश्य स्वगुणे ओजसे गुणान। मतलब ये मध्य क्या करता है, मतलब ये ओज जो रहता है ना, ओज अपना जो सप्तांत धातु, सारे धातु का सार भाग, उसके अपोजिट गुण वाला अल्कोहल होता है। जो दारू है ना अपना, अपना मतलब जो दारू है ना, वो ओज के अपोजिट गुण वाला होता है। तो इसका मतलब वो ओज को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड ओज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर autoimmune disorders, by the way. Somewhere OJ is responsible. I'll teach you afterwards. But this alcohol can damage the OJ. Then damage the OJ. देखो, दशेर भी दश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रम। दश भी दश मतलब 10 10 गुण से ये इंटरेक्ट करते हैं। इट कॉन्ट्रैक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ओज। अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ओज। अभी देखो, अति पीते ना अगर तुम ज्यादा पियोगे, मद्य ना अगर दारू ज्यादा पियोगे, विहिते ओजसो, वो तो ओज को तो वो डैमेज करने ही वाला है अगर ज्यादा ज्यादा पीने के बाद। लेकिन देखो, हृदय याति विकृति तत्रस्ता ये च धातु, वहां पर जो धातु स्थित है ना, रस और रक्त, उसको भी डैमेज करेगा फर्स्ट थिंग, एंड हृदय को भी डैमेज करेगा। मतलब अगर अल्कोहल तुम ले रहे हो तो हार्ट इज अफेक्टेड, ओज इज अफेक्टेड, रस रक्त धातुज आर अफेक्टेड, एंड रस रक्त धातुज आर रिलेटेड टू व्हाट, स्किन डिसऑर्डर्स। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सो अल्कोहल एंड स्किन डिसऑर्डर्स आर इंटररिलेटेड। हाउ? आई हैव द रेफरेंस फॉर यू। अल्कोहल एंड ओज कंप्लीटली अपोजिट, आई हैव द रेफरेंस फॉर यू। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग? ये सब अलग अलग पॉइंट्स है जो शायद तुमको पता होगा, सुना होगा, कहीं तो हुआ होगा। लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, ये रेफरेंस के साथ अगर याद रखोगे तो फिर मजा है उसमें। एनीवेज, और एक बता दो। अभी देखो, ओज के बारे में थोड़ा और अच्छे से बोलता हूँ। देखो, अगर ओज प्रॉब्लम में आ रहा है ना, सिर्फ अल्कोहल उसका रीजन नहीं हो सकता। चलो ठीक है, अल्कोहल एक रीजन है, लेकिन ओज प्रॉब्लम में आना, ओज कम होना, मतलब ये जो है ना, तत्र रसादिनाम शुक्रांतनाम धातुनाम यत परम तेजस तत् खलवो जस्ते जस्त देव बलम मित्ति उच्यते। ओज को बल भी बोला गया है, स्वशास्त्र सिद्ध, ये अपने शास्त्र का सिद्धांत है, ऐसा बोला है। एनीवेज, जो रसादि रस से शुक्र तक का जो तेज बुद्ध भाग है, उसको जिसको अपन ओज बोलते हैं, जो एकदम प्योर भाग है जिसको अपन ओज बोलते हैं, वो बल है, वो इम्यूनिटी है। और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में क्या प्रॉब्लम में आ रहा है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम में आ रहा है ना। तो समवेयर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में बोलो, समवेयर सोरियासिस में बोलो, या फिर बहुत सारे ऐसे डिसीज में बोलो, कहीं ना कहीं ओज रिस्पॉन्सिबल है। कि अगर तुम्हारा ओज प्रॉब्लम में है तो मतलब तुमको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिकली उसको बल बोला गया है, सारे धातु उसका सारा भाग बोला गया है। और देखो, मैंने तो अल्कोहल का एग्जांपल दिया, लेकिन बहुत सारे कॉजेज है जिसकी वजह से ओज प्रॉब्लम में आ सकता है। ये देखो, अभिघात, क्षयात, ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये देखो, कोप मतलब ज्यादा गुस्सा करना, जो कि वो पेशेंट में था। एक शोक, जो कि ग्रीफ, देखा ना बहुत सारे केसेस में रोमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन बढ़ जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ सम नियर इंडिविजुअल। तो उसके वजह से देखो, शोक लिखा है ना, फिर बाद में लिखा, क्या लिखा है, शोक अध्यानम, फिर अच्छा अच्छा माँ, ठीक है ठीक, शुद्ध, बेसिकली ऑल साइकोलॉजिकल कॉजेज आर मेंशन्ड। तो ओजक क्षय के ये सब कॉजेज लिखे हैं उन्होंने, कोप लिखा है, शोक लिखा है, ध्यान लिखा है ना। फिर बाद में ये सब साइकोलॉजिकल कॉजेज लिखे हैं। फिर ओज का ट्रीटमेंट क्या बोल रहे हैं पता है क्या? विरुद्ध, मतलब ऐसा चाहिए रसायन और वाजीकरण ओज का ट्रीटमेंट है, लेकिन रसायन और वाजीकरण ऐसा चाहिए जो अनअग्नि विरुद्ध हो, मतलब जो अग्नि के अपोजिट ना हो। मतलब तुम ऑटोइम्यून डिसीज में अगर ट्रीटमेंट दे रहे हो तो रसायन वाजीकरण दो, लेकिन वो अग्नि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखो। ऐसा ओज का ट्रीटमेंट है। एनीवेज मेरे को क्या बोलना है, अल्टीमेटली अगर ओज प्रॉब्लम में आया तो तुमको ऑटोइम्यून डिसीज हो सकता है, फर्स्ट थिंग। अल्कोहल की वजह से सोरियासिस बढ़ सकता है, सेकंड थिंग। स्मोकिंग की वजह से सोरियासिस बढ़ सकता है, मोर डेंजरस देन अल्कोहल, थर्ड थिंग। एंड फोर्थ, एंगर की वजह से सोरियासिस बढ़ सकता है। ये मैंने चारों विथ रेफरेंस तुमको प्रूव किया है। अभी मैं तुमको और बोलता हूँ, सुनो।
ये भी केस अगेन कैसा हुआ, ये सब चारों इसके अंदर था। तो अल्टीमेटली अगर मेरे को देखना है ना, तो मैं ये अंकल के केस में ना क्या करूंगा पता है, एक मिनट, टोबैको भी था, टोबैको भी था। तो टोबैको में भी है ना, अगर तुम योग रत्नाकर में जाके पढ़ते हो ना, तो उसमें दिखा देखो, तंबाकू के पत्र तीक्ष्ण उष्ण लिखा है। देखो मद पित्त ब्रह्मकरम, मतलब जो पित्त बढ़ाने वाला है, ये जो है ना तंबाकू, वो पित्त बढ़ाने वाला है, मद पित्त ब्रह्मकरण। और ये भी लिखा है देखो, कितना अत्यंत कफवात हरण करता, श्वास का हरण करता, ऐसा उसका फायदा मत बताओ, सब इतना याद रखो, मद पित्त ब्रह्म करने वाला। तो मैं तंबाकू का भी बोल रहा हूँ तुमको, अल्कोहल का भी बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये केस से रिलेटेड अगर मेरे को सोचना है, तो मैं ऐसा सोचूंगा, देखो, फोकस ऑन दोष जो भी इन्वॉल्व है, फर्स्ट थिंग। फोकस ऑन धातुस जो भी इन्वॉल्व है, एंड फोकस ऑन ओज जो एक्चुअली इन्वॉल्व है ही। ओज क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि उधर अल्कोहल वो ले रहा है। रस रक्त धातु की इन्वॉल्व है, क्योंकि वो स्ट्रेस ले रहा है। रक्त धातु की इन्वॉल्व है, क्योंकि क्रोध उसका सिम्टम में आया है। एंड दोष कौन सा इन्वॉल्व है, नाउ इट डिपेंड्स, ज्यादा मेरे को पित्त कफ लग रहा है। अरे समझ में आएगा, तुमको ऐसा अप्रोच करना है हर स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट को, हेतु से, लक्षण से, फिर बाद में ट्रीटमेंट। हेतु लक्षण से तुम्हारा निष्कर्ष क्या निकलता है, कि दोष कौन सा है, धातु कौन सा है, स्रोतस कौन सा है, डिसीज कौन सा है, फिर तुम्हारा ट्रीटमेंट कौन सा है। अरे समझ में आएगा, अरे ये सबसे समझ में आएगा तुमको क्या फोकस करना है क्या नहीं करना है। ये प्रियंका आज आ क्यों रही है। एनीवेज, मैं तुमको और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ये तो सब सही है। हाँ, ट्रीटमेंट तो सस्पेंस है ऑब्वियसली। ऐसे थोड़ी बताऊंगा, ट्रीटमेंट तो सस्पेंस है, तुमको जानना था ट्रीटमेंट। एनीवेज, ओह, ये मैं स्लाइड थोड़ा टाइम रखता हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान रहे। ये कौन है, ये कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, कहाँ रहती है। अरे ये किम है, हो गया इसका आसद कान्या वैसे से इसका हो गया ब्रेकअप। तो यू कैन ट्राई। उसको भी सोरियासिस है, ये किम को सोरियासिस है। तो किम का दोष दूसरे देखना पड़ेगा तेरे को, अगर उससे शादी करना है देखो, तो पहले सोरियासिस को ट्रीट करना पड़ेगा देखो। एनीवेज, ये किम है। तो अगर तुमको किम अच्छी नहीं लगती है, तो मेरे पास घरेलू ये है, फीमेल, रश्मि, इसको भी सोरियासिस है बाय द वे, तुमको पता है, इसको भी सोरियासिस है। नहीं पता, उसने बताया ना तुमको, है उसको सोरियासिस है। एनीवेज, मैं तुमको और एक बताता हूँ। एक एक स्टोरी है, स्टोरी नंबर 3। दो स्टोरी से तो तुमको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, लेकिन तीसरा स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ ये देखो, पहले पहले वीडियो देखते हैं हम। उसके ट्रंक पे लीजन है। अरे दिखा क्या, वीडियो देखा सबने, वीडियो देखा। अरे वीडियो देखा क्या सबने, हाँ कि ना, देखा ना। इतना तो समझ में आ रहा है कि लाल है कहीं तो, और उठा हुआ है। इरिथमेटस है और रेज्ड, इतना तो समझ में आ रहा है। अभी इंटरेस्टिंग सुनो, ध्यान से सुनो। ये मेरे पास पुदार में है, थर्ड ईयर में मैं था, अभी तब तक मेरा नाम हो गया था अच्छा खासा। तो मेरे पास वो आया रेफरेंस लेके, अराउंड 40 42 उसका एज होगा। और ये सोरियाटिक लीजन्स लेके मेरे पास आया, उसको ट्रंक पे लीजन्स थे, स्केली लीजन्स नहीं थे, खाली इरिथमेटस लीजन थे और रेस्ट थे, बस इतना ही उसको था। इरिथमेटस एंड रेस्ट, इरिथमेटस एंड रेस्ट, दो ही टाइप के उसको लीजन। एनीवेज, अभी मेरे को उसको ट्रीट करना है। वो मेरे पास बारिश में आया, जब बारिश चालू रहता था ना, तब मेरे पास आया। बोला ठीक है, इसको कोई पंचकर्म तो अपने को करना नहीं है, फिलहाल के लिए। तो अपन बारिश जब तक चालू तब तक ऐसी गाड़ी चलाता है। एक दिन वो काफी बर्निंग कंप्लेन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार अपन रक्तमोक्षण करा देते हैं उसका, और आगे चलते हैं। रक्तमोक्षण कर रहा था मैं, तो मेरे को रक्तमोक्षण हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं रूम पे गया, मेरे को कोई याद नहीं। लेकिन तुमको याद, तुम कभी ऐसा मॉर्निंग में 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे ऐसे सुसु के लिए उठते हो, तो तुमको ऐसी कोई तो पेशेंट का याद आता है क्या, मेरे को तो आता है। तो जब मैं ऐसे नेक्स्ट डे उठा 4:30 बजे, तो मुझे याद आया कि जिसका अपन ने रक्तमोक्षण किया उसको तो HIV है, और उसको सोरियासिस है। चलो HIV एंड सोरियासिस इंटर रिलेटेड मुझे पता है, लेकिन मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिटरली नो ग्लव्स नथिंग, आई टू बी लाइक, और मेरे को याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने ग्लव्स पहना है नहीं पहना, ग्लव्स पहना है नहीं पहना है, कि मेरे को अभी सोरियासिस का मिले ना मिले गिफ्ट। बट क्या मेरे को HIV का गिफ्ट मिल जाएगा आज, मैं तो सोच रहा हूँ 4:30 5 बजे। अब इसको फोन भी कैसे करूँ 4:30 5 बजे, ये मैंने ग्लव्स पहना था क्या, वो अपना कुछ और एक्टिविटी में हो या फिर सोया हो, क्या पता हमने को ना। और तो इसलिए मैं उसको फोन नहीं किया, आई लिटरली वेटेड टिल 6:15, सो गया था फिर मैं भी। 6:30 मैंने उसको मैसेज किया कि मैंने ग्लव्स पहना था क्या।
जब तेरा मैं निकाल रहा था ब्लड। तो फिर उसने मेरे को मैसेज किया, यस पहना था, तब मेरे को रिलीफ लगा। डबल ग्लव्स पहना था एक तो मैंने, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं तुमको इतना बोल सकता हूँ कि सोरियासिस और एचआईवी इंटर रिलेटेड है। मैं तुमको एक एक पॉइंट सिखा रहा हूँ ना, स्ट्रेस एंड सोरियासिस इंटर रिलेटेड। मैं तुमको एक एक पॉइंट सिखा रहा हूँ ना, वैसे अभी एचआईवी का पॉइंट सिखाता हूँ, सुनो। Psoriasis has been known to present de novo or exacerbate in patients who are infected with HIV. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? The severity of disease generally worsens with the progression of immunosuppression. So as soon as your immunity gets suppressed by less CD4 count in HIV or AIDS, your psoriasis lesions might aggravate. अरे समझ में आया क्या? तो psoriasis and HIV are interrelated. इंटररिलेटेड तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मैं तुमको एग्रेवेटिंग और ट्रिगरिंग फैक्टर्स सिखा रहा हूँ अभी, कि सोरियासिस किस कारण की वजह से हो सकता है, किस कारण की वजह से एग्रेवेट हो सकता है, और उसके बीच में मैंने केसेस डाले। इतना तुमको समझ रहा है क्या कि मैं केसेस से क्या सिखाना चाह रहा हूँ, कि तुमको किस कारण की वजह से सोरियासिस एग्रेवेट हुआ सीखना है। एनीवेज, फिर उसका क्या हुआ तुमको अगर जानना है तो मैं उसका नेक्स्ट स्लाइड बता। ओह, चला गया, मस्त गया। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट गया। कैसे गया? सस्पेंस रखते हैं ना अपन, तुम एंजॉय करोगे ऐसा। 3 केसेस बताया हो, 3 केसेस में खाली मैं एग्रेवेटिंग फैक्टर्स बताया हो, और तीनों केसेस का ट्रीटमेंट मैंने सस्पेंस रखा है, फिलहाल के लिए सस्पेंस रखा है। 3 केसेस सस्पेंस। अभी तो कुछ लोग इरिटेट होना चालू हो जाएंगे, ओ विक्की, ओ कौन सर सुनते हैं मेरा, हाँ उनसे पैसा ले लो 10,000, इतना भारी भारी पॉइंट्स, अरे माय गॉड। एनीवेज, 4th केस, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्रेगनेंसी स्टोरी। प्रेगनेंसी स्टोरी ये इंटरेस्टिंग है। पहले तो जान लो कि देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ जनरलाइज्ड प्लाक सोरियासिस, जीपीपी मतलब, बीइंग प्रेसिपिटेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी एंड सोरियासिस आर इंटररिलेटेड, यस इंटररिलेटेड। सी, दिस इज द रेफरेंस फॉर यू, दिस इज फ्रॉम इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी वेंट्रोलॉजी लेप्रोलॉजी का स्टैंडर्ड बुक, आईडीएमएल का बुक से। तो मतलब समझ जाओ कि प्रेगनेंसी और सोरियासिस इंटररिलेटेड। उससे रिलेटेड मेरे पास एक केस है, बता दो तुमको। ये जो फीमेल है ना, ये बहुत मतलब अपना कोर्स भी ज्वाइन करने वाली, प्रोफेसर है, सब कुछ है। और अच्छा मतलब उसको बहुत सालों से सोरियासिस है, लिटरली 10 ईयर से उसको सोरियासिस है। एंड शी इज अराउंड 32-33। ओके। और फिर बाद में उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट लेना चालू किया था, तब मैं मेडिसिन भेजता नहीं था, मैं सिर्फ बोल देता था कि ये मेडिसिन ले लो। तो लेकिन अभी मेरा जब प्रॉपर क्लिनिक खुला तो मैं मेडिसिन बेचना चालू किया, तो उनको पता चला कि मैं यहाँ से ही मेडिसिन लेती हूँ। तो उन्होंने फिर से मुझे कॉल किया, मैंने उनको फ्रेशली अप्रोच करना चालू किया। चलो दोस्त दोस्त से देख के मैंने उसको ट्रीटमेंट देना चालू किया। शी इज अ फीमेल, शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर, शी हैज गॉट psoriasis ऑल ओवर द बॉडी। आई कंसिडर्ड सम फैक्टर्स एंड आई स्टार्टेड विद द ट्रीटमेंट। नाउ आफ्टर 1 month of treatment she responded really well, very well, actually very well. शी इवन सेड कि 30% लीजन्स मेरा फेड हो गया। सेकेंड मंथ में भी उसने बोला कि मेरा और लीजन 50% फेड हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने उसको मेडिसिन भेजा और 4 दिन बाद ही कॉल आया उसका। 4 दिन बाद कॉल आया, मुझे लगा कि ठीक है मेडिसिन मिल गया होगा इसलिए कॉल आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम तो ट्राई कर रहे थे काफी सालों से, लेकिन अभी मेरा मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ, मेरा यूपीटी पॉजिटिव आ गया है। ओके। नाउ तुम भस्म नहीं दे सकते, जिसके लिए तुम नाच रहे थे, रसमानिक के स्वर्णमाक्षी यशस जो मैं दे रहा था, अभी तुम नहीं दे सकते ये सब। अभी तो तुमको थोड़ा कंट्रोल्ड वे में उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभी तुम लोकल एप्लीकेशन में ज्यादा फोकस कर सकते हो, इंटरनल मेडिसिन पे तुम आरोग्यवर्धन भी उसके अंदर तांबरा है, ध्यान से देना पड़ेगा, सब कुछ एकदम परफेक्टली देना पड़ेगा अभी तो मैंने उनको बोला ठीक है, तुमको मैं सब काष्ठ औषधि देता हूँ, चलने दो। ठीक है, 1 मंथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेकेंड थर्ड मंथ, अभी उनका 6th और 7th मंथ है, सेकेंड थर्ड मंथ में उसका लीजन्स इतना एग्रेवेट हुआ, लिटरली उनका पूरा बॉडी पूरा ये हो गया। अब इधर तुम अनुलोमक नहीं दे सकते, एक एक पिल्स नहीं दे, क्या दे अब इधर, प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में सोरियासिस एग्रेवेट होता है क्या? लिखा है इसमें एग्रेवेट होता है, और ये एग्जाम्पल है, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। चलो, एनीवेज, जब उनका थर्ड ट्राइमेस्टर हुआ, थर्ड ट्राइमेस्टर में तो एंटी फंगल्स भी अलाउड बोला है, सब कुछ थायराइड मेडिसिन भी अलाउड बोला है, सब कुछ किया है उन्होंने, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में अभी सब कुछ लॉक हो गया है। अभी क्या, तो मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, अभी उनको कोई भस्म नहीं चालू किया, लेकिन मेरी मेडिसिन उनको चालू किए। तो अभी उनका कम है, अभी उनका अच्छा खासा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा उनको रिलीफ हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो मेरी एलाइट बैच के एक स्टूडेंट है, उनके पास उनको रेफर कर दिया कि सामने सामने वो देख सकते हैं। लेकिन आफ्टर द प्रेगनेंसी देन आई स्टार्ट अगेन, आफ्टर द प्रेगनेंसी आई स्टार्ट अगेन द ट्रीटमेंट, वो लैक्टेशन को भी ध्यान में रखते हुए। तो प्रेगनेंसी एंड सोरियासिस इंटर रिलेटेड है क्या? ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, ये मैं तुमको रख रहा हूँ। एनीवेज, और एक स्टोरी बता दो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। नीमच, नीमच करके एक प्लेस है, कहीं तो है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाउंड्री के बीच में है। तो ये जो अंकल है, अच्छा पहले वाला स्टोरीज हो गया ना 4, नहीं तो तुम 1 मिनट,
मेरे को अब्बास ने बोला है कि 1 मिनट का गैप देने का, ताकि लोग सेटल हो पुराने वाले पॉइंट के साथ। तो अपन याद करते हैं। मैं अजित पाटिल सर जैसा सिखा था उनको। अपन याद करते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा है कि सोरियासिस बाइलेटरल सिमेट्रिकल एरिथमेटस स्केली प्लाकी लीजन कहाँ होता है? एक्सटेंसिव एस्पेक्ट ऑफ द स्किन पे है। तो पहले हम लोग ने क्या देखा कि सोरियासिस क्रोनिक डिसीज है और स्टायरिया उससे मैच करता है। फिर दूसरे केस में हमने क्या देखा कि स्ट्रेस और सोरियासिस इंटररिलेटेड है। फिर तीसरे में हमने क्या देखा कि अल्कोहल और सोरियासिस इंटररिलेटेड है। चौथे में अपन ने क्या देखा कि टोबैको और मदपित्त ब्रह्मकर्म का एक रेफरेंस है। पांचवे में अपन ने क्या देखा कि प्रेगनेंसी और सोरियासिस इंटररिलेटेड है। इतना तो तुमको समझ में आया क्या? इतना पॉइंट्स है ना? अभी तुमको फिर से बता दो। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। है ना? एम आई गोइंग वेरी स्लो यार? और सब सब सही है ना? स्पीड एंड ऑल अभी इंटरेस्टिंग। ये जो अंकल है, अराउंड होंगे 38 42 के 44 के अराउंड होंगे। 45 इज द राइट एज। ओके, आज 45 हो गया हाँ। तो एक्चुअली पुदार में आने के पहले वो जोधपुर जाके ट्रीटमेंट लेते थे। जोधपुर उनके नीमच से काफी ज्यादा दूर है। वहां पे ट्रीटमेंट लेते थे। वो उनको 6-6 हजार 10-10 हजार का, आपने पता नहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन वो ऐसे दे देते थे। 10 हजार का मेडिसिन, 10 हजार 3 महीने का, ऐसे कैसे होता पता नहीं। 10 हजार का मेडिसिन देते थे। अभी उनको रिलीफ नहीं हो रहा था। तो वो बैठे थे बाहर के इसमें। तो जहां पे जिसको ओपिनियन देना होता है ना, वो दे ही देता है। मतलब तुम देखना कि आजू बाजू के लोगों का अगर तुमको बोल के जाना कुछ, वो तुमको बोल के जाए। तो बैठे थे ऐसे फोन देखते हुए अपना। तो बाजू में उनके पास एक पाइल्स, वो बोले कि ऐसा पाइल्स का डॉक्टर आके बैठा, मतलब सर्जन थे, क्योंकि वो हाई हेलो होता था इतने बार जाते थे। तो वो सर्जन आके बैठा, बोलता है कि आपको मैं काफी महीनों से देख रहा हूँ, आपको फर्क क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले नहीं, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, थोड़ा होता है बीच में फिर नहीं होता है, वमन विरेचन सब कराया मेरा, सब कुछ हुआ है, रक्त मोक्षण सब कुछ हुआ है, लेकिन फर्क नहीं हो रहा है। तो बोले अरे, तो ये मेरा वीडियो बताया, बोले ये डॉक्टर के पास आप जाओ ना। बोले ये डॉक्टर कहाँ है? तो बोले ये तो मुंबई में है। अरे नीमच से मुंबई तो काफी दूर है। अरे नीमच से जोधपुर भी तो दूर है, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट उधर मिल जाएगा। आप पोदार हॉस्पिटल जाओ, इनका पढ़ाई चालू है अभी, लेकिन आप पोदार हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट लो। पता नहीं कौन डॉक्टर, मेरे से उनका बात नहीं हुआ है, लेकिन ये फिर पोदार हॉस्पिटल आ गए। पोदार हॉस्पिटल में फर्स्ट डे मैंने उन्हें देखा, सोरियासिस तो मैंने काफी ट्रीट किया। ये एरिथमेटस स्केली लीजन है, ये मस्त है। इधर एब्डोमेन पे है, एक्सटेंसर एस्पेक्ट पे है, स्कैल्प पे है, ये लोअर बैक पे है। ये सब देखो, लोअर बैक इज द साइड, स्कैल्प इज द साइड, एक्सटेंसर इज द साइड, है ना? ये सब साइड्स ऑफ सोरियासिस है, प्लाक सोरियासिस। तो मैंने सोचा ओके, सिंपल है, अपन इसको ट्रीटमेंट देंगे। ये नीमच से आता है, 1-1 महीने का मेडिसिन देंगे, ये ठीक हो जाएगा। 1 मंथ मेडिसिन, 2 मंथ मेडिसिन, 3 मंथ मेडिसिन, नो रिलीफ। नो रिलीफ। ऐसा होता है तो क्या करोगे तुम? नो रिलीफ। ठीक है। वो थर्ड मंथ में मेरे पास है, पता नहीं मैं कैसे होल्ड कर पा रहा हूँ, पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास कि कुछ तो फर्क होता है इसलिए आते हैं, बट आ जाते हैं। तो थर्ड मंथ तक उनको कोई रिलीफ नहीं है। हाँ ठीक है, अभी अक्टूबर भी है, तो तुम्हारा मैं विरेचन करा देता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं विरेचन से मेरा पहले भी गया था, विरेचन से अपन करके देखते हैं। विरेचन कराया, नो रिलीफ, वैसे कि वैसे ही था। बस थोड़ा सा स्केलिंग वगैरह, एरिथेमा थोड़ा सा कम हुआ था। फिर रक्त मोक्षण करा, थोड़ा सा एरिथेमा कम हुआ, लेकिन रिलीफ नहीं है, वैसे की वैसे ही लीजन है। अभी तो तुम वो ट्रीटमेंट करो जो बुक में लिखा है, रक्त मोक्षण वेरिएशन तो लिखा है, वो ट्रीटमेंट के बाद तो रिलीफ होना चाहिए, नहीं हो रहा रिलीफ। लेकिन फिर भी मेरे साथ पेशेंट जुड़े थे। चलो दिसंबर हो गया, ये लास्ट ईयर दिसंबर का बात है, हाँ दिसंबर हो गया। तो मैंने उनको बोला एक काम करते हैं, मैं तुमको 2 महीने का ट्रीटमेंट देता हूँ, आप फेब्रुवरी में वापस आओ। फेब में वसंत ऋतु होता है, हम लोग वसंतिक वमन पोद्दार में कराते ही हैं। आप आ जाओ, आपका वमन वमन करा देता हूँ। उन्होंने एग्री किया, काफी कोऑपरेटिव, एग्री किया, और वमन के लिए आ गया। तो उनका वमन करा है। वमन कराने के बाद उनको कुछ 10-20% हुआ, लेकिन उनका लीजन्स पूरा गया नहीं। एक वो क्या बोलते थे, मेरा स्क्रैप होता है, अच्छा होता है, एक 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 फ्रीक्वेंसी तक अच्छा होता है, फिर उसके यहाँ आके रुक जाता है, फिर उसके आगे ट्रीट नहीं होता है। ये क्या बात हुई यार, ये तो बहुत डेंजरस हो गया। तो मार्च हो गया, ये अभी ये ईयर का बोल रहा हूँ, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। मैं उनको मेडिसिन भेजता था घर से ही, क्योंकि तब तक मेरा क्लिनिक जून में खुला है। तो तब तक मैं मेडिसिन भेज रहा था, ठीक ठाक रिजल्ट, ठीक ठाक रिजल्ट। चल जून में मेरा क्लिनिक खुला, तो मैंने उनको बोला अपन अभी फ्रेशली अप्रोच करते हैं, 1 महीने का मैंने तुमको ट्रीटमेंट नहीं दिया, मुन फिर से दिखता है। अभी तुम सोच रहे होंगे ना कि मैंने कुछ अलग चेंज किया और रिजल्ट आ गया, नहीं है, वैसे ही हो, वैसे ही हो। तो फिर मैंने उनको बोला एक काम करो, आप है ना मेडिसिन लेते रहो, कुछ पूछो मत, मैं थोड़ा सोचता हूँ। मैं तो इतना कफ डोमिनेंसी, इतना स्थैर्य, लीजन वैसे की वैसा ही,
मैं सब सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इनके हेतु में कुछ मिलता है कि मुझे खास कुछ मिल नहीं रहा है। बहुत बार ऐसे ही होगा, पेशेंट तुम्हारे सामने है, उसको इतना डेंजरस डिसीज है, तुमको डाइटरी हिस्ट्री कुछ नहीं मिलेगा, तुमको विहारी हिस्ट्री कुछ नहीं मिलेगा, पास्ट हिस्ट्री कुछ नहीं मिलेगा, तुमको फैमिली हिस्ट्री कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे सामने पेशेंट बीमार है। तुम तब क्या बोल के तुम्हारे माइंड को शांत करोगे कि क्यों इसको बीमारी है, क्या है इसको, क्यों है ऐसा, रिलीजन क्यों है। ऐसा मत सोचना तब पाप कर्म है उसको, तुम्हारा पाप कर्म है, तुम कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, पाप कर्म है उसका कॉज, लेकिन ऐसा नहीं। एनीवेज फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद ऐसा सब लीजर्स था उनका, बट काफी हद तक उनका स्क्रैप हो गया, मतलब नियरली 40% तक। इफ यू कैन अप्रिशिएट, सी दिस इमेज एंड नाउ यू कैन सी दिस इमेज, if you can appreciate, okay, now it has been scrapped little bit, okay, little bit it has been scrapped, हाँ, okay, if you can appreciate now, okay, ओके, गाड़ी सही चालू है। अभी मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, मैंने उनको अक्टूबर में फिर से विरेचन कराया, ये ईयर के, फिर से रक्तमोक्षण कराया। ये बार तो मेरे क्लिनिक में आके वो लेके गए, 2-2 महीने का दवा लेके जाते थे, एक क्वेश्चन नहीं पूछते थे, जितना पैसा वो सब देते थे सब। तो उन्होंने फिर फोन कर ही लिया नवंबर दिसंबर में, नवंबर में लास्ट, कि इतना सब मैं कर रहा हूँ, अभी ठंडी तो है इधर लेकिन मेरा स्केलिंग बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है। ओके ठीक है, तुम ग्रोथ चालू करो। मैंने एक एडवाइस किया कि जब स्केलिंग बढ़ता है तो ये वात डोमिनेंस की वजह से बढ़ रहा है, शीत ऋतु भी है, रुक्षता भी है, तो तुम ग्रोथ चालू करो। वातोत्तरशु सर्पी का मतलब क्या होता है, 10-20 ml, नो नो नो, तुम तो 40-40 ml दिन का लो। तो वो 40-40 ml दिन का चालू रखें, सब एकदम टिप टॉप, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और पेशेंट मेरे साथ अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल से है, लेकिन मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन रिजल्ट अभी खास नहीं आया है। लेकिन इसका मेरे पास एक जवाब है, मैं तुमको बोलता हूँ। ये देखो फिर से अभी स्केलिंग बढ़ गया है, मेरे पास एक जवाब है। देखो, अगर स्किन डिसीज इतना इजीली ठीक होने वाले होते, ठीक है, अगर तुम मान लो कि स्किन डिसीज इतना इजीली ठीक होते हैं, तो फिर ये लिखते ही नहीं कि पक्षात पक्षात, मासात मासात, मतलब ये लिखते ही नहीं कि 15-15 दिन में तुम वमन करो, फिर 1 महीने में विरेचन करो, शिरो विरेचन 3 दिन में करो, 6 महीने में रक्तमोक्षण करो। ऐसा वो लिखते ही नहीं कि बार बार शोधन कराना जरूरी है स्किन डिसऑर्डर्स में। इसलिए उन्होंने मेंशन किया ना कि मतलब अगर ऐसा है, तुम्हारे पास पेशेंट आया, तुमने उसको शोधन कराया, उसको रिजल्ट नहीं आया, तुम बैठ गए ऐसे ही, यार इसको तो रिजल्ट नहीं आया, अभी तो क्या है, अपना शोधन फेल हो गया, अपना आयुर्वेद फेल हो गया। नो 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 नो, उनको पता था कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत डीपली रूटेड रहेंगे, वहां पर ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्टी से रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसलिए बार 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 बल को ध्यान में रखते हुए शोधन 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 कराना जरूरी है। तो देखो क्या बोला है इन्होंने कि पक्षात पक्षात छर्दन, मतलब 15-15 दिन में छर्दन कराओ। फिर बाद में क्या बोला, मासात मासात, मतलब 1-1 महीने में क्या करो, विरेचन कराओ। फिर शिरो विरेचन मतलब नस 3-3 दिन में कराओ, और 6 महीने में एक बार रक्तमोक्षण कराओ, तीक्ष्ण लेप 3 दिन में एक बार लगाओ। ऐसा उन्होंने बोला है, ऐसा 2-3 जगह पे रेफरेंस है। अगर ऐसा ही रहता इजीली ट्रीटमेंट वाला, तो फिर ऐसा सब लिखते ही नहीं। इसलिए स्किन डिसऑर्डर थोड़ा डिफिकल्टी से ट्रीट होता है, क्योंकि तुम क्या करते हो, गिव अप कर देते हो। तो मैं तुमको दोनों साइड से बोलता हूँ, पेशेंट को भी गिव अप नहीं करने देने का, और तुम भी गिव अप नहीं करने का। कैसे नहीं हो रहा है ठीक, साला अच्छे लगे रहो उसके, वापस वापस शोधन देते रहो। तो अभी मैंने क्या सोचा है, ये जो पेशेंट है ना नीमच वाला, उसके बारे में मैंने बोला ओके, अभी नहीं आया रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से अपन विरेचन करा रहे हैं, तो अभी उसका फिर से 1 तारीख से गुरुत्वान चालू हो जाएगा, फिर से उनका विरेचन कराऊंगा। ठीक है, 15 डेज के बाद फिर से उनका रक्तमोक्षण कराऊंगा। नहीं आया रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनको गुरुत्व दूंगा, उनका बल बढ़ाऊंगा, फिर से उनका विरेचन कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं आया रिजल्ट, फिर से रक्तमोक्षण कराऊं, फिर से विरेचन कराऊं, फिर से रक्तमोक्षण कराऊं, भल्ला तक जैसे ड्रग यूज करूंगा जहां पर उन्होंने बोला कि श्योर श्योर रिजल्ट आएगा, बट आई डू इट, क्योंकि उसके पीछे लगना ही पड़ता है, तब जाके रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं तुमको ये लेक्चर इसलिए है कि मैं तुमको एक्सपीरियंस करा रहा हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट स्पेक्ट्रम है, और तुम गिव अप नहीं करोगे तो तुम कंपटीशन में रहोगे ना, तो तुम फिर बाहर हो जाओगे, सिंपल याद रखो तुम। एनीवेज, एक फिर से रीजन देखो, मैंने शोधन क्यों बोला, क्योंकि शोधन का एक रेफरेंस दिया है कि दोषा कदाचित कुप्यंती, मतलब अगर लंघन पाचन तुम कराते हो तो दोष थोड़े से बढ़ सकते हैं, एग्रेवेट हो सकते हैं जी, लेकिन अगर तुमने शोधन कराया संशोध्य, तो न तेषाम पुनरुद्भव, फिर से वापस नहीं आएगा, ऐसा भी लिखा है। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर सोरियासिस के पेशेंट को रिलैप्स नहीं होने देना है, सोरियासिस के पेशेंट को तुमको रेमिशन में डालना है, उसको डिसीज सुला देना है, तो तुमको शोधन कराना जरूरी है। ये दो रेफरेंस से आई कैन प्रूव यू कि तुमको रिकरेंट शोधन क्यों कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए पता है, इसलिए कराना चाहिए कि उसका डिसीज रिलैप्स ना हो और रेमिशन में रहे। क्योंकि न तेषाम पुनरुद्भव किसके लिए लिखा है, शोधन के लिए लिखा है, लेकिन तुमने लंघन पाचन कराया तो क्या लिखा है,
हाँ, दोषा कदाचित कुप्यन्ति, कभी बढ़ सकते हैं, लेकिन वंस यू ट्रीट बाय शोधन न तेषां पुनरुद्भव। ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा वैसा रेफरेंस नहीं है। एनीवेज वन मोर। और देखो, ये सबके साथ बीच बीच में से स्नेह देना चाहिए, कुष्ठनाशक स्नेह देना चाहिए। क्यों पता है क्या? क्योंकि इससे शक्ति आएगी, और रक्त या फिर रेचन करने की वजह से जो कोष्ठ है उसके अंदर से वायु बढ़ेगा नहीं, और वो तुम्हारे स्किन डिसऑर्डर को बढ़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्नेहन कंट्रोल करेगा वायु को तुम्हारे। तो समझ रहा है तुमको? जो स्किन डिसऑर्डर टफ टू ट्रीट है उसमें रिकरेंट शोधन इंपॉर्टेंट है। और शोधन के बाद बीच बीच में तुमको घृतपान इसलिए देना है ताकि वो वात बढ़ करके स्किन डिसऑर्डर्स को बढ़ाए ना। अरे समझ में आया क्या? 2 पॉइंट, 2 पॉइंट समझा? ये बहुत टेक्निकल, एकदम बहुत अच्छे पॉइंट्स है। एनीवेज, ये इंटरेस्टिंग है, मैं तुमको बताता हूँ। न तेषां पुनरुद्भव का मतलब बता दूँ। ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आइकाना डॉक्टर, मैं बताता हूँ उसका फोटो बता दो, क्योंकि मैं ऐसी, मैं तुमको ये बोलता हूँ, तुम ये पीजीज लोग है ना, तुम अगर कई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो ना, ये पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह, जीतने के लिए लो। वो भाई एक बार हो जाएगा मेरा बोल के, जीतने के लिए कर रहे हो कुछ तो करो, नहीं तो मरो। ऐसा लिटरली है। अगर तुमको ऑर्डिनरी लाइफ ही जीना है तो जियो मत, मर जाओ उससे अच्छा। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होने के लिए पैदा हुए हो। उतना ही तुम्हारी गरिमा है जो सबकी है, जो बड़े से बड़े लोग जिसको तुम मानते हो उनकी है। तो तुम उतना डेवलप कर सकते हो। मैं देखा हूँ पीजी वालों को। मैं इसलिए ये स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बैक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ इसका। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ तुमको बोलता हूँ। पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने देखा पीजीज को, हम तो इसलिए कर रहे थे ताकि एक प्रेजेंटेशन हो जाए। नो, तुम इसलिए करो कि तुम जीतो, तुम जीतने के लिए करो। मेरे को अगर फर्स्ट नहीं देते तो मैं लिटरली जाके लड़ता था कि क्यों नहीं दिया, मेरे को जानना है फर्स्ट। और मैंने कितनी जगह जाकर लड़ा है, मतलब ऐसे वेल डिजर्विंग था ऑब्वियसली, बट पॉलिटिक्स यू अंडरस्टैंड। मैं इसलिए लिखा हूँ कि ये, इसका मैं फोटो इसलिए डाला हूँ, मैं तो कंसेंट वगैरह सब लिया हूँ। लेकिन एक 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 मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, सोरेसिस वाला ही था। और मुझे लगा कि यार मेरे को नहीं मिला तो किसको मिलेगा, मैं ही हूँ इधर तो। मैंने सबका प्रेजेंटेशन भी सुना। ऐसा मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, बट मेरा अच्छा हुआ था। मुझे पता था कि मेरे को मिल ही जाएगा। थर्ड प्राइज हुआ, मैं बैठा था। सेकंड प्राइज हुआ, मैं बैठा था। ओके, तो फर्स्ट ही मिलने वाला होगा अभी। फर्स्ट हुआ और किसी और को मिल गया। तो मेरे मार्क्स उन्होंने कहाँ काटे पता है क्या? क्योंकि जो लास्ट वाला सोरेसिस का फोटो बताया ना, तो उसका चेहरा विजिबल था। तो उन्होंने बोला कि नो नो नो, उन्होंने वो चीज पकड़ी और उससे मेरे को डायरेक्ट लास्ट दे दिया। ये सब होता है एनीवेज, बट दैट वाज पॉलिटिक्स बैड। बाकी सब ने मेरे को आके बोला कि यार तेरा नहीं है वगैरह, तुम जला रहे हो, हिम्मत दे रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरे को तो जीतना ही था। एनीवेज, ये इसका स्टोरी बोलता हूँ। ये जब अक्टूबर में हमारे पास आया ना, फर्स्ट ईयर मेरे यूजी पीजी फर्स्ट ईयर के, तो ऐसा थोड़ा भाई टाइप्स था ये। भाई टाइप्स इन यू अंडरस्टैंड, जो मुंबई वाले जानते होंगे। वो पीछे से आया, उल्लासनगर से आया था, ऐसे पीछे खड़ा हुआ मेरे, बोलता है आएगा डॉक्टर, एक स्किन इन्फेक्शन ज्यादा है। तो मतलब ये, इसको तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको तो सीधा ट्रीटमेंट लेके भगा दूंगा, ऐसा मैं सोचा उसको। बट वो इतना ओबिडेंट था बेचारा, इतना ओबिडेंट था। ओ, उसको स्किन इन्फेक्शन क्या हुआ था देखो, इतने सारे मेडिसिन ले रहा था वो। उसमें इट्राकनोजोल भी है, डेफ्लाजोकॉर्ट भी है, लेकिन उसको भी सोरियासिस हुआ था। ये देखो, ये सोरियासिस हुआ था उसको। देखो, इरिथमेटस, स्केली लीजन, ये लोअर बैक पे है, ट्रंक पे है, उसको सोरियासिस ही हुआ था। चलो एनीवे, अभी स्टोरी ऐसा है। 2014 में ये से 2019 तक ये इतना बिगड़ा हुआ लड़का था, लिटरली। वो ड्रग्स करता था। ड्रग्स मतलब ड्रग्स। संजय दत्त को अगर तुमने पेज दिया तो वो टिक टिक करेगा ना सारे ड्रग्स पे, वैसे ही इसका था, इससे ज्यादा करेगा। इतना उसने ड्रग्स किया। फिर 2019 में उसने सोचा कि यार मैं सुधर जाता हूँ। जब सुधरने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसको फिर रॉड वगैरह सब कुछ प्लेटिंग नेलिंग किया। ठीक है। और फिर बाद में प्लेटिंग नेलिंग से वो बाहर निकला, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी जिससे वो शादी करने वाला था। और सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ सही हो गया था। तो उसको 2022 में हो गया सोरियासिस, डेंजरस वाला। और इतना सब स्किलिंग गिरता था। अभी लड़की के घर वाले मान नहीं रहे, और इधर उसको हाथ पे भी सोरियासिस, तो उसका जॉब भी छूट गया। तभी डिप्रेस्ड, जॉब छूट गया है, फीमेल है, लड़की है, लेकिन शादी नहीं हो रहा है, और खुद भी सोरियासिस की वजह से डिप्रेस्ड है। ऐसा 3 प्रॉब्लम लेके हमारे पास वो ओपीडी में आया। अभी देखो इतना बैक स्टोरी का क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ। वो सब प्रॉब्लम लेके हमारे पास आया है, हमने उसको बोला कि ओके ट्रीटमेंट, दीपमाला भी ने भी इस पर ट्रीटमेंट दिया है। तो 5-6 मंथ्स ऐसा ट्रीटमेंट चला, सब कुछ सही चल रहा। तो उसने खुद मेरे को बोला कि बोला ए, तुम तो बोलता है कि तुम्हारे में वो पंचकर्मा होता है ना, वो सब। तो बोला हाँ होता है, कराओ यार मेरा वेरिएशन वगैरह सब कराओ मेरा। वो खुद हमको बोलता है। तो हम तो ढूंढ ही रहे थे, पेजिस थे ना, कि कौन वेरिएशन के लिए आएगा, कौन वमन के लिए आएगा, पकड़ो उनको एडमिट करो।
तो मैंने इनको एडमिट कर दिया दिवाली के टाइम। दिवाली के टाइम, तब मैं दिवाली में घर नहीं गया था, वो मेरा फर्स्ट ईयर था। तो मैं दिवाली के टाइम उसका वेरिएशन आया, और उसके पहले हमको एक वीडियो भेजना था कि कितने पेशेंट तुमने ठीक किए, तो कोई एक पेशेंट का तुम रिव्यू शूट करो। तो हमने इसका ही रिव्यू शूट किया कि कि तू बोल के हमारा मेरा सब ठीक हो गया है, सब सही हो गया है, मैं इतना अच्छा, और हम इतना कोऑपरेटिव पेशेंट लिटरली कोई नहीं मिला। उसने पूरा वीडियो बोला हमको, 5 मिनट का बोला कि ये ट्रीटमेंट दी मेरे ऊपर, मैनिफेस्ट करा था, वेरिएशन दिया, मेरा सब लीजन चला गया, मैं इतना खुश हूँ, ये पोदार हॉस्पिटल, ये वो सब कुछ उसने बोला। 2023 का बात। नाउ यू सी, जस्ट आफ्टर द वेरिएशन, पापमा भी कर्म भी एक कॉज है कुष्ठ का। तो जस्ट आफ्टर द विरेचन यू सी, तुम उसका पतला कमर मत देखो, तुम उसका लीजेंस गया वो देखो, कैसा मस्त गया ना उसका। अरे हाँ कि ना, कि देख रहे हो उस वक्त समृद्धि को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ लीजेंस गया, देख रही है तो गया लीजेंस उसका। यार, ही वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। उसका जॉब फिर से लगा। अभी जो लड़की से शादी होने वाली थी, उसकी लड़की से शादी हो गई, हमको बुलाया भी था उसने शादी में, लेकिन उल्लासनगर था इसलिए हम लोग गए नहीं। नहीं, उल्लासनगर का भी अलग हिस्ट्री है, कभी बताऊंगा। तो गए नहीं। लेकिन देखो, फिर 1 साल के बाद उसका मैसेज आता है। देखो क्या लिखा है उसने, मराठी में लिखा है, मुलगी झाली मला, मतलब उसको लड़की हो गई। हैप्पी, हैप्पी, है ना। मतलब मेहनत है उसका, पूरा 1 साल में, नहीं सॉरी, अब मेहनत है हमारा कि 1 साल के अंदर उसका फुल ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ। हाँ, मस्त है, मस्त है ना। मैं इसमें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पेशेंट इतना सुलझा हुआ निकला, इतना समझदार निकला, कि वो हर साल हमारे पास सिर्फ विरेचन के लिए आता है। अक्टूबर हुआ, उसका फोन आ जाता है पहले कि मैं छुट्टी निकाल रहा हूँ, मेरा विरेचन कराओ। देखो, पेशेंट को ही समझ गया कि रिकरेंट शोधन इंपॉर्टेंट है सोरियासिस में। और इसकी वजह से 2023 से लगा के अभी 2025 भी खत्म हो रहा है, कल 2026 चालू होगा, अभी तक उसका डिसीज रिलैप्स नहीं किया है। तो मैं जो बोल रहा था ना, न तेषां पुनरुद्भव, ये न तेषां पुनरुद्भव है। अरे समझ में आएगा, विद एग्जाम्पल तुमको बता रहा हूँ। लेकिन मेहनत है उसका कि बराबर 1 साल के अंदर उसने उसका काम किया, मतलब उसका एक बच्चा हो गया। कुछ लोग क्या पता क्या समझ रहे हैं क्या नहीं ठीक है, एंजॉय करो तुम, छोड़ो। समझ रहा है क्या कुछ? एनीवेज, वन मोर, ये धीट सोरियासिस का केस है। ये इंटरेस्टिंग है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें तुम अभी आज कितना भी टाइम हो, आज मैं तो पूरा सुना के जाऊंगा। हाँ, एक फीमेल थी, जो एक एक पॉइंट तुमको सीखने मिल रहा है ना एक एक केस से, वो भी इंपॉर्टेंट है अभी। एक फीमेल थी, ये तुमको मजा आ रहेगा ना, तो क्या इसे मैं बोल रहा हूँ, मस्त अपना बैठे हो, साल के आखिरी दिन तुम ये सब सुन रहे हो, मजा आ रहा है ना। ये तुम कैमरा ऑन क्यों नहीं करते? कैमरा ऑन करोगे तो मजा ज्यादा आएगा एक्चुअली, ना। मैंने रिकॉर्डिंग बटन ऑन किया था ना, क्या बता देखते ये इंटरेस्टिंग है। मैं नासिक का लेक्चर डिलीवर करने गया था, जब मैं स्किन शोज वगैरह, स्किन स्पेशल वगैरह करता था। जस्ट आफ्टर द नासिक लेक्चर, ये फाइनल ईयर की बच्ची थी, उसने बोला कि मेरे को सोरेसिस है, वो ट्रीटमेंट लेना है। तो उसने भी ट्रीटमेंट लिया पूरा। तो उसका स्टार्ट किया मैंने ट्रीटमेंट। तो मैंने उसको पहले क्या बोला, एक काम करना, तो है ना, विरेचन के लिए सीधा आ जा मेरे पास, पुधार, नासिक से। वो दिन विरेचन वाले दिन, और विरेचन उसका प्रॉपरली हुआ नहीं, क्योंकि वो पहुंची 11-12 बजे। उसको विरेचन योग कब दिया, सब कुछ हुआ। फिर उसको संसर्जन क्रम दिया, वो भी फॉलो नहीं हुआ। तो उसका विरेचन थोड़ा सा फेर गया। मैं उसको ट्रीटमेंट दे रहा था एनीवेज, और लिटरली 2-3 महीना ट्रीटमेंट देने के बाद उसका लीजन्स थोड़ा थोड़ा कम भी हो रहा था, और कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर बाकी न्यू न्यू जगह पे आ भी रहा था। उसका फाइनल ईयर का एग्जाम भी था, तो उसने ट्रीटमेंट भी डिसकंटिन्यू किया था। लेकिन ऐसे में 5-6 महीने चले गए थे। फिर मैंने क्या बोला कि हमारा फार्मेक का बैच चालू था पहले वाला, ये साल में मैंने 2 फार्मेक बैच लिए। लेकिन जैन टू जून एक फार्मेक का बैच चालू था। तो मार्च में मैंने रोहित गुजराती सर, जो नरेंद्र गुजराती सर की लड़की है, उनके पास मैंने सोचा कि वो जलगांव की है पेशेंट ओरिजिनली, तो उसके पास, उनके पास भेज देता हूँ फॉर वोमन। वोमन कराएंगे, उसको ब्लीड हो गया पहले तो उसका वोमन भी प्रॉपरली नहीं हुआ। मतलब कितनी अनलक्की पेशेंट है, ना विरेचन प्रॉपरली हो रहा है, ना वोमन प्रॉपरली हो रहा है, इसका क्या करने का। एनीवेज, तो उसका वोमन प्रॉपरली नहीं हुआ। फिर मैंने बोला ठीक है, अपन ट्रीटमेंट चालू करते हैं। भाई इतना ट्रीटमेंट दे रहा था लिटरली, मैं चेंज करके ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ऐसा करके ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ये सोच के ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, वो सोच के ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। लिटरली ऐसा सब इरिथमेटस हो गया था उसके बीच में तो। फिर मेरा क्लिनिक खुला, क्लिनिक खुलने के 22 जून को क्लिनिक खुला। 21 को ये आई इधर दिखाने के लिए, तब इधर सब क्लिनिक का सब ये पड़ा था। तो मैंने उसको इसमें देखा, तो उसका लीजन इरिथमेटस हो गया था।
तो मैं सोचा ओके अपन थोड़ा सा और दिशा में सोचते हैं और इसको सिर्फ ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने बोलते हैं। बाद में अपन विरेचन वगैरह भी कराएंगे फिर से, फिर देखेंगे क्या होता है। चलो ठीक है। ये एरिथेमेटस सोरियासिस का केस है। लिटरली 1 साल हो गया उसको। ऐसा कि ऐसे ही उसका लीजेंस है। वो कुछ खुश नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। और उसका रिजल्ट आ रहा है जा रहा है, पता नहीं कब क्या होगा। लेकिन 1 साल के बाद एक सुनहरे दिन पे, विरेचन के बाद, रक्तमोक्षण के बाद, घृतपान के बाद, उसका लीजन देखो फेड हुआ। वाटर रिलीफ यार, वाटर रिलीफ। कितना रिलीफ तुमको पता नहीं है। 1 साल से वो इसके पीछे है एंड उसको रिजल्ट्स आ रहा है। लेकिन मैंने क्या चेंज किया होगा, क्या किया होगा, सब कुछ मैं सस्पेंस तो रखूंगा, सब कुछ बात सही है। लेकिन अभी फिर से उसका बढ़ रहा है। ऐसे ही है सब सोरियासिस। फिर क्या हुआ, फिर बढ़ रहा है। ये तो डिप्रेसिंग लेक्चर हो रहा है थोड़ा ना। ऐसे सब सोरियासिस ऐसी है। फिर से इसका बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अपन लगे हुए हैं। अभी मैंने उसको क्या बोला, रिकरेंट शोल्डर। एनीवेज ये एक स्टोरी है। तो देखो सीजनल वेरिएशंस इन सोरियासिस होंगे क्या। मोस्ट पेशेंट्स 89% इन स्टडी एक्सपीरियंस वर्स्टिंग ऑफ सोरियासिस ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स के टाइम पे वो सोरियासिस एग्रेवेट होगा। हाई ह्यूमिडिटी इज यूजुअली कंसिडर्ड बेनिफिशियल। ओके। सो ये एक पॉइंट है सोरियासिस रिलेटेड, तुमको सीखना चाहिए। ओ अभी इंटरेस्टिंग है। ये किसको सुनना है, किसको सुनना है, सब लोग हैं मेरे साथ। एनीवेज है। आ, आज तुम्हारा मैं डाउट क्लियर करता हूँ। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि सोरियासिस को तुम एक कुष्ठ बोलो, तुम्हारे प्रोफेसर्स बोलते होंगे। तुम इसको सिद्धम कुष्ठ बोलो, बोलते होंगे। तुम उसको कीटिव कुष्ठ बोलो, बोलते होंगे। मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ। देखो ध्यान से सुनो। सोरियासिस को तुम कुछ भी बोलो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये जो एको कुष्ठ है, ये सिग्मा कुष्ठ है, ये केटीव कुष्ठ है। ये तीनों का दोष प्रिडोमिनेंसी अगर तुम जाके देखोगे ना तो वात कफ है। तो मतलब अल्टीमेटली मेरे को अगर किसी पे फोकस करना है सोरियासिस में तो वो वात कफ है। तो अगर मैं इसको किटी बोलूं, सिग्मा बोलूं, एक बोलूं, मेरे को क्या लेना देना है ना। लेकिन अगर तुमको एक्चुअल में अगर रिलेट करना है कि सोरियासिस किस स्किन डिसऑर्डर के जैसा है जो आयुर्वेदा में मेंशन्ड है, तो ये है। देखो सिग्मम रुक्ष बही, जो कि ड्राई है बाहर, स्निग्धम अंत, अंदर से थोड़ा सा स्निग्ध है, रज गृष्ट किरेत, हाँ श्लक्ष्ण स्पर्श तनु श्वेत ताम्र दोग्धिक पुष्पवत, प्रायश उर्दू का है। देखो 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 देखो, ये इंटरेस्टिंग। प्राय ना उर्दू का है शायद। मतलब इसमें क्या लिखा है कि स्कैल्प पे, फेस पे लीजन्स पहले आएगा। उर्दू का है लिखा है ना, अपर बॉडी पे लीजन्स पहले आएगा, जो कि सोरियासिस में होता है। तो वो बोलते हैं मेरा स्कैल्प से चालू है। मे बी। तो सिग्मा कुष्ठों को अपन सोरियासिस कंसिडर कर सकते हैं क्या। चलो तुम, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मान जाओगे, लेकिन मैं तुमको प्रूफ के साथ बता दो। ये देखो, ये तो उसको रिजल्ट्स भी आया है। ये तो पुणे वाला पेशेंट भी है। ये मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट पेशेंट है। जब मैंने क्लिनिक खोला ना, तो ये पुणे से मेरे को दिखाने के लिए आया था। तो अभी इसका थोड़ा सा अच्छा ही हुआ है, बुरा तो नहीं है। मस्त चल रहा है उसका गाड़ी, अभी शादी वादी भी होने वाला, तो एंजॉय कर रहा है वो अपना। डाइट वाइट कुछ नहीं उसको। ओके। देखिए ये भी मस्त है। हाँ ये 46 ईयर ओल्ड। इसने भी ट्रीटमेंट लिया पुदार में, फिर उसका रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। फिर मैं मतलब तो रक्तमोक्षण भी एक बार कराया, रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। फिर उसको मैंने कुछ एक ड्रग ऐड किया, फिर उसका रिजल्ट्स आने लगा। वो सब बात सही है। लेकिन मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनो। ये जो सिद्म कुष्ठ है ना, सिद्म कुष्ठ, सिद्म कुष्ठ जो है ना, उसके अंदर क्या लिखा है, स्निग्धम अंत घृष्टम रज किरेत। ये घृष्टम रज किरेत का मतलब क्या होता है कि जब तुम सोरेटिक लीजन्स को रब करोगे तो थिन पाउडरी डस्ट विल फॉल ऑफ। ओके, थिन पाउडरी डस्ट विल फॉल ऑफ। सो दिस इज द कॉन्वर्सेशन विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अभी तुम सोरेसिस में जाके पढ़ो, वहां पर कैंडल ग्रीस साइन करके एक साइन मेंशन्ड है कि तुमको सोरेसिस में कैंडल ग्रीस साइन दिखेगा। नो व्हाट इज कैंडल ग्रीस साइन। सो कैंडल ग्रीस साइन इज बेसिकली रिलेटेड टू द टेक्सचर ऑफ द स्केल। म्हणजे सोरेसिस स्केल ऑन स्क्रैपिंग विल लुक लाइक वैक्स। होता है ना, बहुत बार होता है ना। तो यहां पर क्या अलग बोला है, स्निग्ध अंत, अंदर से स्निग्ध है, और जब तुम रब करोगे तो पाउडरी डस्ट फॉल होगा। लेकिन वो बाहर क्या लिखा है, वो जो है जिसको तुम टच करोगे, श्लक्ष्ण स्पर्श लिखा है ना। तो ये जो पाउडरी डस्ट और स्केली कैंडल लाइक अपीयरेंस है, ये आयुर्वेदा में भी मेंशन्ड है, ये सिद्ध कुष्ठ में भी मेंशन्ड है। शायद वाग्भट को कैंडल ग्रीस साइन तब पता होगा, इसलिए उन्होंने लिखा है स्निग्धम अंतर रजगृष्ट किरेत श्लक्ष्ण स्पर्श। तो मुझे ऐसा बार बार लगता है कि तुम एको कुष्ठ किटिबो कुष्ठ मत बोलो। इसको तुम है ना सिद्ध कुष्ठ को क्या बोलो पता है क्या, सिद्ध कुष्ठ को तुम बोलो सोरियासिस है। ये सोरियासिस मतलब सिद्ध कुष्ठ है। एनीवेज, अगर कैंडल को स्क्रैप करोगे जैसा वैक्स निकलेगा ना, वैसा तुमको सोरियाटिक स्केल्स निकलता है, ऐसा उसका मतलब है। सो आई होप कैंडल ग्रीस साइन इज क्लियर टू एवरीवन। कैंडल ग्रीस साइन इज क्लियर टू एवरीवन नाउ।
वन मोर, सी, मैं तुमको एक वीडियो बता दूं, ध्यान से देखो। हम्म, आवाज आ रही है? अगर ग्लास स्लाइड से तुम अगर सोरेटिक लीजन को रब करोगे ना, ग्लास स्लाइड से, तो जब एक लेयर निकल जाएगा, तो तुमको एक थिन शाइनी मेम्ब्रेन दिखेगा। गराटेज के बाद एक थिन शाइनी मेम्ब्रेन दिखेगा। वो थिन शाइनी मेम्ब्रेन को जैसे तुम रिमूव करोगे ना, तो तुमको ऐसा पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखते हैं। वो पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट्स को अपन बोलते हैं ऑस्पिट साइन। ठीक है, ये सब डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है सोरियासिस के। कैंडल ग्रीस साइन बोलो, ऑस्पिट साइन बोलो। तो इधर मैं ऑस्पिट साइन डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, देखो। ये देखो, मैं ऐसा ऑस्पिट साइन डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है। अरे आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही होगी ना? ये ना। एनीवेज, तो तुमको थिन शाइनी मेम्ब्रेन दिखेगी, और थिन शाइनी मेम्ब्रेन के बाद ब्लीडिंग स्पॉट दिखेगा, दैट इज नोन एज ऑस्पिट साइन। सो एम आई क्लियर टू यू कि कैंडल ग्रीस साइन इन सोरियासिस वेरी कॉमन, ऑस्पिट साइन इन सोरियासिस वेरी कॉमन। आर यू गाइस ओके विद दिस टू साइंस? अरे समझ में आ रहा है कि जब तुम स्केल रब करोगे तब ऑस्पिट साइन आएगा। हाँ, अभी तीसरा देखो। जब ये सोरेटिक लीजन्स तुम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर स्टेरॉइड्स लगा के ट्रीट करते हो, या फिर यूवी लाइट दे के ट्रीट करते हो ना, तब तुमको ऐसे सोरेटिक लीजन के पास में ऐसा हाइपोपिगमेंटेड रिम दिखेगा। हाइपोपिगमेंटेड रिंग दिखेगा, जिसको बोलते हैं वॉरन हॉफ रिंग। तो ये जो कैंडल ग्रीस साइन बोलो, तुम ऑस्पिट साइन बोलो, ये वॉरन ऑफ रिंग बोलो, ये कुछ नहीं है। ये सब क्या है पता है क्या? ये सब डायग्नोस्टिक पॉइंट है सोरेसिस के। ये सब डायग्नोस्टिक होता है सोरेसिस का। अगर तुमको क्लिनिकल डायग्नोसिस करना है सोरेसिस का और तुमको डाउट है, तो तुम ग्लास स्लाइड लेके आओ। ग्लास स्लाइड से उसको रब करके देखो। रब करने के बाद उसके स्केल्स निकल जाएंगे। स्केल्स निकलने के बाद एक थिन शैनी मेम्ब्रेन दिखेगा। उसको तुम रिमूव करो, फिर एकदम पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट दिखेगा। अगर तुमको पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट दिख रहा है, तो मतलब ये कंफर्म केस ऑफ सोरियासिस है। फिर बायोप्सी कराओ, कराना नहीं कराओ, वो तो बात का बात है। अरे समझ में आ रहा है क्या तुमको? वो पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट्स इसलिए है क्योंकि इधर वेसल्स ऐसे टॉर्शियस होते हैं उसके नीचे। सोरियासिस का पैथोलॉजी है। एनीवेज, ये तीन पॉइंट्स है। ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्पिट साइन इंपॉर्टेंट है, कैंडल ग्रीस साइन इंपॉर्टेंट है, वॉरन ऑफ रिंग इंपॉर्टेंट है, और ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने तो तुमको पहले ही पढ़ा है। मैं किसी को पूछ लूँ क्या कोबनर फिनोमिना क्या होता है? पूछ लूँ? आएगा तुमको सबको? पूछा तो। मैंने क्या बोला था कोबनर फिनोमिना के बारे में, पता है ना तुमको? अगर मेरे को सोरियासिस का लीजन यहाँ पे है और मैं यहाँ पे गिर गया, तो सेम सोरियासिस का लीजन मेरे को इधर आ जाएगा। उसको बोलते हैं कोबनर फिनोमिना। अरे समझ में आएगा? ये कोबनर फिनोमिना है कि सेम सोरेटिक का लीजन दूसरे साइड में आ रहा आना इज नथिंग बट साइन ऑफ कोबनर फिनोमिना। बट देखो, कोबनर फिनोमिना के लिए ना सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या बताएगा? कोई नहीं बताएगा, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुनो। एपिडर्मल ट्रॉमा अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर एपिडर्मिस में ट्रॉमा है भी, तुम खरोचते हो तो तुमको सोरियासिस का लीजन थोड़ी आता है। एक्यूट, मतलब इधर एपिडर्मल ट्रॉमा से नहीं होगा, इधर डर्मल पेपिला भी इरोड होना चाहिए, मतलब वो डर्मिस तक जाना चाहिए उसका इंजरी। तब जाके तुमको कोबनर फिनोमिना का लीजन दिख सकता है। ऐसा मेरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोबनर फिनोमिना यानी कि नॉन डर्मेटोलॉजिकल साइट पे प्राइमरी डर्मेटोलॉजिकल लीजन का अपीयर होना, ये कब होगा? ये एक्यूट इरप्टिव स्टेज पे होगा, वहां पे कॉमन है ज्यादा। ये जब एक्यूट इरप्टिव स्टेज है ना, जो एक्यूट सोरेटिक लीजन है, इसका इरप्शन फैल रहा है यहाँ से वहां, वहां पर ये कॉमन है। और तीसरा ऐसा है कि बहुत सारे स्टडी हुआ है कि मेलेसिया फरफर इज रिस्पॉन्सिबल इन प्रोड्यूसिंग सोरेटिक लीजन्स। ये मेलेसिया फरफर को तुम कहाँ पढ़े हो पता है क्या? सेबोरिक डर्मेटाइटिस में। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में अगर किसी को सोरेटिक लीजन्स आता है ना, तो डेट इज ड्यू टू दिस माइक्रोबायोम मेलेसिया फरफर, ऐसा रिसर्च हुआ है। तो जिसको अपन सेबोसोरियासिस बोलते हैं, कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी है लेकिन सोरियासिस भी है। क्यों सोरियासिस क्यों है? क्योंकि ये ही ऑर्गेनिज्म ने, मेलेसिसिया फरफर ने क्या किया? कोबनर फिनोमिना इंड्यूस किया। कैसे किया? क्यों? इन्फेक्ट करके। अरे समझ में आएगा तुमको कि सेबोसोरियासिस क्यों हो रहा है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है सब एकदम। ये निगेटिव कोबनर क्या होता है तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये होमवर्क है। एनीवेज, ये कोबनर फिनोमिना, ये वोरनहॉफ रिंग, ये ऑस्पिट साइन, ये कैंडल ग्रीस साइन, ये चार इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ सोरियाटिक डायग्नोसिस है। आई होप एवरीवन इज क्लियर टू। हाँ, आई होप एवरीवन इज क्लियर। अरे क्लियर 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 क्लियर, एवरीवन इज क्लियर। तुमको समझ में आ रहा है कि मजा तो आना चाहिए। साल का आखिरी दिन तो नाराज मत हो। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पढ़ाई अच्छे से करो, बस पढ़ाई अच्छे से करो। 150 लोग, और एक मिनट, एक स्टोरी इंटरेस्टिंग है। ये पेशेंट है, इसको देखो, ये बोलते हैं सोरेसिस।
ये देखो, ये कैसा एकदम बड़ा सा लीजन है ना, ऐसा लगता है छोटे छोटे लीजन हो के बड़ा सा। इसको बोलते हैं सोरियासिस जोग्राफी का, मतलब पूरा उसने कवर किया, जोग्राफिकल एरिया कवर। एनीवेज वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बट दिस इज सोरियासिस अगेन। जब इसने शर्ट निकाला ना, तो मेरे टेबल के ऊपर इसका मतलब लिटरली आधा किलो उसका स्केल्स गिर गया इधर ही। इतना इतना उसने उसका स्केलिंग हो रहा था। तो ये कर्नाटक से आया मेरे पास, और उसने बोला कि मेरे को सोरियासिस है, ऑब्वियसली उसका लिख रहा था सोरियासिस है। तो बोलता है मैं सब बैग वगैरह लेके आया हूँ, मैं यही रहता हूँ तुम्हारे क्लिनिक में, तुम मेरा सब पंचकर्म वंचकर्म कराओ, मेरे को ठीक करो और मुझे भेजो। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्लिनिक में कैसे रखो उसको? अभी मैं क्या बाहर से उसको लॉक करके जाऊँ? हाँ हाँ, आ गया पेशेंट एडमिट किया था, कैसे कैसे पॉसिबल है? तो उसको बोला मैं तेरे को पोदार में एडमिट कर दो चाहिए तो, लेकिन तू 15 दिन के बाद आ, क्योंकि ये बेड फुल रहते हैं पोदार में। तो उसको मैं बस उसका रक्तमोक्षण किया, क्योंकि वो उतना दूर से आया था, तो उसका रक्तमोक्षण तुरंत नहीं किया क्योंकि वो जस्ट ट्रैवल करके आया था। उसको बोला तू शीरा खा के आ शाम को, और फिर मैं तेरा रक्तमोक्षण करता हूँ। तो उसका रक्तमोक्षण मैंने किया, और रक्तमोक्षण किया, और 15 डेज का मेडिसिन दिया। 15 डेज के बाद उसका कॉल आया कि मेरा लीजन्स लिटरली अभी 30-40% रिलीफ हो गया है आफ्टर द रक्तमोक्षण और मेडिसिन। मतलब वेरी गुड, कंटिन्यू कर मेडिसिन। उसने मेडिसिन कंटिन्यू किया, लेकिन क्या हुआ, अभी दिसंबर एंड में 10 दिन पहले उसको फीवर आया, और उधर ठंडी भी काफी होती है। तो उसने बोला मेरा लीजन्स थोड़ा सा स्केलिंग बढ़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उधर आके रह जाता हूँ, मेरा तुम करा दो। भाई इतना पीछे पड़ा है। और मेरे को पहले तो ऐसा लगा, क्या पता यार कुछ पेशेंट, पोदार में ऐसा होता था, पोदार में क्या होता था कि कोई पेशेंट बाहर क्राइम कर लेते थे और बोलते थे हम एडमिट हो जाते हैं, नहीं नहीं हमको एडमिट कर दो, ऐसा कर दो। क्या पता, एक था हमारे पास, वो साइकिल वाला था, उसने साइकिल चलाना सिखाता था। बाद में हमको पता चला वो हाफ मर्डर के केस में अंदर है, उसको पुलिस ढूंढते हुए आई फिर, और हमने उसको 1.5 महीना तक राउंड ले रहे थे उसका। तुम सोच रहे हो? अरे, तुमको पता नहीं पोदार में इतने डेंजर डेंजर किससे। एक पेशेंट को हम लोग सिरोटिक लीवर के लिए इतना इतना ज्यादा ट्रीटमेंट दे रहे थे, वो लास्ट बेड पे एडमिटेड था। फिर एक दूसरा उसके बाजू में गंगाधर करके पेशेंट था, जिसको सैटरडे नाइट पालसी हुआ था ड्यू टू अल्कोहल ओनली। तो उसको पूछा मैडम ने अल्कोहल पीता है क्या? गुस्सा हो गया, नहीं मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ। फिर 1 साल के बाद मेरे पास गंगाधर नाम का पेशेंट वापस आया। बोला गंगाधर, ऐसे ही बोला कि यार तेरे को याद है वो पेशेंट था सिरोटिक लीवर का, वो जो बीड़ी चौल में रहता था, उसका क्या हुआ? तो बोलते हैं वो दारू पीता था। बोले दारू कैसे पिएगा, वो वार्ड वार्ड में एडमिटेड था 1 महीने तक, कैसे दारू पिएगा? अरे हम साथ में पीते थे, वो वॉशरूम में जाके बोला अरे यार तू पागल है। बोले एक पेशेंट का जान ले सकता तो। डेंजर है वो, दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। अभी भी कांटेक्ट में हो। कोई तो उसको रेसिडेंट पसंद आ गई थी, मेरे को पूछता है, बार बार पूछता है, मेरा नंबर अभी उसका ब्लॉक वॉक कर दिया था, कि पूछता है वो मैडम किधर है, मैडम है क्या, हाँ 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 ठीक है ठीक, बस उसको इतना ही। उसकी वाइफ को सेलिब्रिटीज हुआ, फिर मेरे अंडर ही एडमिट किया, पता नहीं उसको JR1 से लगा हो जाता पेरेंट को। तो ऐसे ही था। तो सारे क्रिमिनल्स ये सब हम किया है। 31 दिसंबर के दिन मैं नाइट लेता था जानबूझ के, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस करना था स्टिचेस वगैरह सब, उधर कैजुअलिटी ड्यूटी है ना, तो मजा आता था मेरे को। तो एनीवेज, तो ये सोरेसिस। तो अभी मैंने इसको बुलाया फर्स्ट फर्स्ट तारीख से, 1 तारीख के बाद उसको बोला कि आजा, उधर मैं एडमिट करता हूँ। और लेकिन मैं इसका स्टोरी में क्या बोला, फीवर के बाद उसका बढ़ा ना, और उसका मैं बताता हूँ रिस्पॉन्स। हाँ, तो प्लाक सोरेसिस के बारे में तुम सुनो, कि तुम जितने भी पेशेंट्स देखोगे तुम्हारे लाइफ में, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम पेशेंट्स किसके होंगे पता है क्या? 90% ऑफ द टाइम जो पेशेंट्स होंगे वो प्लाक सोरेसिस के पेशेंट होंगे। प्लाक सोरेसिस के, प्लाक सोरेसिस अलग है। बाकी सब सोरेसिस के टाइप्स होते हैं क्या, बताऊंगा मैं कौन से टाइप्स होते हैं। लेकिन तुम हमेशा, मतलब जितने भी सोरेसिस पेशेंट देखोगे लाइफ में, उसमें से 90% पेशेंट्स प्लाक सोरेसिस के होंगे। मतलब सबसे कॉमन क्या है? प्लाक सोरेसिस। इजीली मैनेजेबल विद आयुर्वेदा कौन सा सोरेसिस है? प्लाक सोरेसिस। समझ में आ रहा है? कभी कभी डिफिकल्टी कौन क्रिएट करेगा? अगेन प्लाक सोरेसिस। तो 90% ऑफ द टाइम जो मैं तुमको लीजन, अभी जितने भी फोटोज बताया अभी तक, जितने भी फोटोज बताया, ये सारे फोटोज किसके थे पता है क्या? ये प्लाक सोरेसिस के फोटो थे। प्लाक सोरेसिस मतलब क्या, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि या फिर पैप्यूल्स रहेगा या फिर प्लाक रहेगा, विच विल बी इंफ्लेमेटरी, स्कीली, सिल्वरी वाइट स्केल्स, इंफ्लेमेटरी बेस, प्लाकी लीजन्स, नथिंग बट एक्सटेंस एस्पेक्ट पे सोरेसिस। अरे समझ में आया? तो देखो, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा है। नम्यूलर मतलब क्या होता है, छोटे छोटे लीजन्स हैं, छोड़ो। स्टेबल एंड प्रेजेंट मोर कॉमनली एक्सटेंसल एस्पेक्ट पर रहेगा, जो कि मैं तुमको सिखा चुका हूँ। लंबो सैक्रल पे रहेगा, जो कि तुमको कितने सारे फोटोज बताए लंबो सैक्रल वाले। बैक पे रहेगा, कितने सारे फोटोज बताए पीछे जाकर के, पता है ना तुमको लंबो सैक्रल, देखो लंबो सैक्रल है ना, बैक पे रहेगा सोरेटिक, ये सब इसका लोकेशन है। आह, ये मस्त है।
उसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है, सुनोगे? इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। तुम बोर मत हो, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको पता नहीं है, तुमको शायद एक साल बाद समझेगा कि तुम जब ट्रीट करना चालू करोगे ना, तुमको प्रॉब्लम आएगा ना, तुम बोले ठीक है, होता है, ये सब ऐसे ही है, प्लान ही ऐसा है। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। जो मैंने फर्स्ट पेशेंट बताया था ना, विनय, उसी की ऑफिस में एक लड़की थी, उसको सोरियासिस था। शी इज द गर्ल, 23-24 ईयर यंग गर्ल, और उसको सोरेटिक लीजन्स है। अभी कहाँ सोरेटिक लीजन्स है, उसको एक्सटेंसिव एस्पेक्ट ऑफ द लेग पे है, इधर फ्लेक्सुरल एस्पेक्ट पे भी उसको सोरेटिक लीजन्स है, उसको इधर स्कैल्प में भी सोरेटिक लीजन्स है, और ऐसा सब सोरेटिक उसको लीजन्स है। चलेगा, ठीक है। तब मैं बोरीवली में एक क्लिनिक में जाके प्रैक्टिस करता था जब मैं थर्ड ईयर में था, विच इज इलीगल बट आई टू डू। ठीक है, पोदार में जमता नहीं है ना, गवर्नमेंट में तुम अटैच और कहीं तुम जा रहे हो, ठीक है, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए जाता था सब कुछ। सजेस्ट मैंने किया है, मैंने मेमो लिया है, मैं बाहर जाके प्रैक्टिस करता था, बाहर जाके सीखता था, सब कुछ पीआरपी जीएफ से अलाउड नहीं था, सब कुछ किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं हूँ तो मैं इसको तुम इसलिए बोल दो, बिंदास रहो, एचओडी से मत डरो, कुछ मत करो, क्योंकि मैंने सब किया है इसलिए बोल रहा हूँ। एनीवेज, तो ये जो पेशेंट है ना, ये 24 ईयर ओल्ड, ये मेरे पास है ना, आई वहां पे, मैंने उसको प्राइवेटली बुलाया कि तू इधर आ, मैं तेरा अच्छे से अलग से भी देखता हूँ, देखते हैं। फीस वगैरह नहीं लेता था तब मैं प्राइवेट वगैरह में भी, क्योंकि पोदार की पेशेंट थी। जस्ट फेब्रुवरी चालू हुआ था, दिस ईयर फेब्रुवरी। तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, वमन करा देते हैं अपन फटक से, क्योंकि तेरा कफ डोमिनेंसी लग भी रहा है, नाड़ी वाड़ी भी देखा था, और अपन देखो, वमन करा के अपन फिर आगे बात करते हैं। उसका वमन करा, उसका लीजन चला गया लिटरली। देखो, वमन के बाद उसका लीजन एकदम फेड हो गया, मस्त हो गया, एंड ये उसका वमन के बाद का ही फोटोज है, सब कुछ सही चल रहा था। एंड फिर बाद में थोड़ा थोड़ा उसका लीजन बढ़ने लगा। कब? अप्रैल मई जून, जून के आसपास, जब मेरा क्लिनिक खुलने लगा तब। तो मैंने उसको बोला ठीक है, अभी तो क्या है, मेरा क्लिनिक भी खुला है, जब भी लीजेंस बढ़ेगा तो आ जाना। एक तो इतना स्ट्रेस लेती, इतना उसके अंदर गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसको मैंने मेडिटेशन सजेस्ट किया कि तू जा, तू थोड़ी शांत हो दिमाग से। वो बोलती मैं ना ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ एक केमिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्री में, और किसका प्लांट है, शायद वो होमी बाबा का प्लांट है, चेंबूर में ही रहते हैं वो लोग, और वो कहाँ पे प्लांट में काम करते हैं। तो वहां पे मैं काम करती हूँ, तो वहां पे मेरे को ग्राउंड लेवल के वर्कर से डील करना है, सो आई कांट बी काम, आई हैव टू बी लाइक एंग्री ऑन देम, एंड आई गेट एंग्री यूजुअली ऑल्सो। बट ठीक है, इसका क्रोध तो कॉज है ही। लेकिन इसको मैं बोला कि ठीक है, तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहे, हो जाएगा तेरा, सब सही है, थोड़ा थोड़ा बड़ा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो हैदराबाद गई, उसके नेटिव प्लेस, उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, थ्रोट इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। एंड स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन के बाद उसका लीजेंस बढ़ गया। अरे ये क्या बात हुआ, उसका लीजेंस बढ़ गया, और नया नया लीजेंस आने लगा, नया नया लीजेंस आने लगा, जो जगह पे इन्वॉल्व नहीं था वो जगह पे उसको लीजेंस आने लगा। तो ये क्या बात हुआ कि उसको नया नया लीजेंस आ रहा है? तो फिर तुम बुक खोल के देखोगे ना, दिस इज नथिंग बट अनस्टेबिलिटी। सो अभी तक के जितने भी केसेस तुमको बोले मैंने, मैक्सिमम केसेस कौन से थे? स्टेबल सोरेसिस के केसेस थे, स्टेबल प्लाक सोरेसिस के केसेस थे। लेकिन अभी जो मैं केस बता रहा हूं तुमको, कि जिसका बढ़ गया अचानक से, इट इज नथिंग बट अनस्टेबिलिटी इन सोरेसिस। व्हाट इज अनस्टेबिलिटी इन सोरेसिस? सी existing lesions become more erythematous, जो कि उसमें हो रहा था, new gutted lesions appearing, see new gutted lesions starts appearing, or the disease become pustular or exfoliative. Now there might be a combination of plaque type psoriasis and acute gutted psoriasis coexisting. Such a scenario is usually precipitated by sudden withdrawal of systemic corticosteroids, local treatment with ये सब छोड़ो। क्यों क्यों क्यों? इमोशनल अपसेट की वजह से अनस्टेबिलिटी आ सकता है क्या? यस, लिखा है। फोकाई ऑफ इन्फेक्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आ सकता है क्या? लिखा है। अब इसके इसके अंदर दोनों है, इमोशनल अपसेट तो है ही है, और फोकाई ऑफ इन्फेक्शन में था, इसकी वजह से इसको अनस्टेबिलिटी आया। लेकिन आयुर्वेदिक के लिए अपन को लॉजिक ढूंढना पड़ेगा ना, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका नो न्यू लीजन्स आने के लिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू लीजन्स? वात इज रिस्पॉन्सिबल, कैन बी पॉसिबल। पित्त इज रिस्पॉन्सिबल, यस पॉसिबल। कफ इज रिस्पॉन्सिबल, नो नो नो, कफ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो जब भी सोरियासिस के अंदर या फिर कोई भी स्किन डिसऑर्डर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, जब वो अनस्टेबल हो जाएगा, तब एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हारा पित्त दोष रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि पित्त दोष के अंदर होता है सरगुण। ये सरगुण का मतलब क्या होता है पता है क्या? प्रसरणशीलता, फैलाना, फैलना। तो ये फैलना जब बढ़ गया है ना, जब पित्त उसका, क्योंकि ऑब्वियसली एंगर उसका है, तो पित्त उसका बढ़ना ही है। क्रोध से पित्त बढ़ना है, क्रोध से रक्त वृष्टि होना है, क्यों ना? और उसको इन्फेक्शन भी हो गया एक तो तुम ये याद रखो कि एलोपैथिकली भले ही इमोशनल अपसेट और इन्फेक्शन कॉज बोला है, लेकिन आयुर्वेदिकली जब तुम ट्रीट कर रहे हो,
सोरेसिस के केस और न्यू न्यू जगह पे लीजन्स आना चालू हो जाए, अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए, इसका मतलब ये है कि उसका पित्त दोष डिफॉर्म है। उधर पित्त पे तुमको फोकस करके ट्रीटमेंट देना है। अरे सबको समझा गया ये पॉइंट? समझा गया? समझा गया? मैं एक एग्जांपल से तुमको समझा रहा हूँ कि ऐसा सरगुण, ठीक है, क्या दिया वो तो सस्पेंस है। पित्त को कैसे कंट्रोल करना है वो तो अपन, क्या बोला शुभ्रा, क्या बोल रही? कुछ नहीं, कुछ तो बोल रही थी तो। अच्छा अच्छा, उसने बोल दिया सस्पेंस जो है, कुछ भी बोल, मैं समझ गया, तो तेरे लिप मूवमेंट से समझ गया कि क्या बोलना है। आह, एक और केस बता दो, ये शायद लास्ट लास्ट है अपने लेक्चर का। ये मैंने नाम रोशन लिखा है ना, इसने हमारा नाम खराब किया लिटरली पूरा। तुम ध्यान से देखो, अगर उसके सोरेटिक लीजन्स नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ड्रॉप 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 लीजन है। अरे हाँ कि ना, है ना? ड्रॉप 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 लीजन है। अरे है कि नहीं? इसको बोलते हैं रेन ड्रॉप लीजन्स। अरे है कि नहीं? इसका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरे पास आया ना, तो मैंने इसको मैं पहली बार गाइड के साथ ओपीडी बैठा था, फर्स्ट ईयर में था। मैं सर सोरियासिस का पेशेंट है, ऐसे बताने के लिए, मैं ट्रीटमेंट तो मैं ही देने वाला था, लेकिन बस टीचर बैठे तो थोड़ा सा सब मैं एक्टिंग करने के लिए, मैंने सोरियासिस का पेशेंट सर कभी इंटरेस्ट नहीं देता, रक्त मोक्षण कर दे सर, रक्त मोक्षण किया, उसके 8 डेज के अंदर है ना लीजन्स कम हो गया। चलो ये सब बात हुआ उसका, उसको ट्रीटमेंट दे रहा था मैं, उसको विरेचन के लिए लिया। और विरेचन जब कराने के लिए लिया ना कहीं इमोशनल अपसेट तो था, क्योंकि इसको जॉब नहीं कुछ नहीं, 26 साल का लड़का कुछ कर नहीं रहा है काम, उसको सोरेटिक लीजन से पूरे बॉडी पे। विरेचन के लिए लिया तो स्नेह अजीर्ण हो गया। मेरे को ये भी एक्सपीरियंस आया है कि उसको नौशिया होने लगा, उसको वॉमिटिंग होने लगा सेकंड थर्ड डे पे, उसको जनरलाइज वीकनेस होने लगा, उसको चक्कर आने लगा। ये सब किसके साइन है? ये इसके साइन है कि स्नेह अजीर्ण हो गया उसको, उसको स्नेह अजीर्ण हो गया। तो हमने विरेचन अबॉर्ट कर दिया, ये विरेचन अभी तो नहीं करा सकते। फिर वो मेरे पास ट्रीटमेंट लेते आने लगा, उसको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, सब ऊपर नीचे चल रहा था। फिर अचानक से वो गायब हो गया। फिर बाद में पता चला कि उसका, मैंने व्हाट्सअप स्टोरी देखा एक बार कि मिस यू वगैरह चीज लिखा था, तो उसके भाई का डेथ हो गया। एंड फिर उसका सोरियासिस और रैपिडली बढ़ गया। फिर उसने हमको नाम नहीं दिखाया, मतलब उसने हमको चेहरा नहीं दिखाया। उसका नाम रोशन था, लेकिन नाम खराब करके गया पूरा, उसका लीजेंस कुछ ठीक नहीं हुआ। तो ये गटेड लीजन्स है, इसको क्या बोलते हैं? रेन ड्रॉप लीजन्स या फिर गटेड लीजन्स, तो इसको बोलते हैं गटेड सोरियासिस। सी, इसको क्या बोलते हैं? ये सब डॉट 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 इरिथेमेटस लीजन जो दिख रहा है ना, प्लाक सोरियासिस मत बोलो इसको, इसको क्या बोलोगे तुम? गटेड सोरियासिस। और गटेड सोरियासिस का मतलब क्या होता है पता है क्या? कि अगर तुमको थ्रोट में इंफेक्शन हुआ है, थ्रोट के इंफेक्शन के बाद अगर तुमको लीजन्स दिख रहा है, तो समझ जाने का कि ये गटेड सोरियासिस के लीजन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद अगर किसी को लीजन्स आते हैं, प्लाक सोरियासिस नहीं बोल रहा हूँ, प्लाक सोरियासिस हो गया है, मैं तुमको स्टेबल अनस्टेबल सब कुछ सिखा चुका हूँ। अभी मैं सेकंड टॉपिक पे हूँ, गटेड सोरियासिस। ये गटेड सोरियासिस में होता क्या है? स्ट्रेप्टो, ये तुमको पता नहीं है, मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा ना तो तुम हैरान हो जाओगे। लिटरली ये जो गटेड सोरियासिस का बात कर रहा हूँ ना मैं, या फिर मैं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, अरे अगर तुमने टॉन्सिलाइटिस, नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस, सिर्फ टॉन्सिलाइटिस को ठीक नहीं किया ना, वही टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट, पता है क्या हो सकता है उसके साथ? तुमको पता आइडिया भी नहीं है उसके साथ क्या होगा। चलो इमेजिन करो, तुम ही वो टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट हो, तुमको वापस टॉन्सिलाइटिस हुआ, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख के दिया, तुमने एंटीबायोटिक नहीं लिया, ठीक है, और 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, एंटीबायोटिक नहीं लिया, तुम मजे में हो, सब एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है। 2 वीक्स के बाद तुम्हारे यूरिन से ब्लड आता है। हाँ, क्यों आया ब्लड? यही स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया ने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कराया। पता है तुमको? ऐसा होता है, जिसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस, उसके बैक्टीरिया को नहीं मारोगे तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए। अरे ये तो सिर्फ ट्रिगर है, सुनो। अगर तुमने टॉन्सिलाइटिस को ठीक नहीं किया, रोमेटिक फीवर, सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या है? रोमेटिक फीवर। चलो तीसरा बोलता हूँ, अगर तुमने सिर्फ टॉन्सिलाइटिस, आज जिसको टॉन्सिलाइटिस पहले ठीक, जिसने टॉन्सिलाइटिस को ठीक नहीं किया, उसको क्या होगा पता है क्या? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अरे रोमेटिक फीवर अगर किसी को हो गया ना, लिटरली उसको लाइफ लॉन्ग पेनिसिलिन लेना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग उसको पेनिसिलिन ड्रग पे रखना पड़ेगा। मतलब तुमको समझ रहा है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन तुम्हारी वाट लगा सकता है। ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से गटेड सोरियासिस होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पहले होता है, लेकिन उसके बाद अगर तुमको लीजन आ रहा है तो दिस इज नोन एज गटेड सोरियासिस। तो देखो मैंने लिखा है, फॉलोज यूआईटीआई टॉन्सिलाइटिस बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, दिस इज वेरी, बीटा मतलब बी मतलब बास्टर्ड, बास्टर्ड हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, डेंजरस, वेरी डेंजरस। नाउ क्रोनिक प्लाक एंड अनस्टेबल में शो गटेड लीजन्स, ये भी पॉसिबल है कि ऐसा नहीं तुम प्लाक सोरियासिस में प्लाक लीजन नहीं देखोगे,
कभी कभी गटेड लीजन भी देखोगे, क्योंकि नया नया लीजन आ रहा है ना। तो अनस्टेबल में देखो, मैंने लास्ट फोटो भी बताया तुमको, देखो इधर गटेड लीजन आ रहा है ना, नया नया नया। तो क्रोनिक प्लाक सोरेसिस में भी तुमको गटेड लीजन दिख सकता है। अरे समझ में आया क्या? हाँ। और ये बच्चों में ज्यादा होता है गटेड सोरेसिस ना, बच्चों में होता है। और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। तो दो टाइप का सोरेसिस तुमने सीखा है। एक सीखा है तुमने प्लाक सोरेसिस, एक सीखा है तुमने गटेड सोरेसिस। आई होप टू टाइप्स ऑफ सोरेसिस आर क्लियर टू यू। इफ इट इज क्लियर, मैंने तो रेफरेंस भी लाया तुम्हारे लिए। दिस इज कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद एलिवेटेड एंटी एएसओ टाइटर बोलते हैं जिसको, एएसओ टाइटर। सो यस। ए इंटरेस्टिंग है। आर यू इंटरेस्टेड? आर यू इंटरेस्टेड? हैव यू वॉच दिस सीरीज पंचायत? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्रिलियंटली रिटन सीरीज। पंचायत 1, 2 and 3, ऑल थ्री आर मैजिक। गुड। मेरे को क्या देखना है, मेरे को आर पार मूवी देखना है कभी तो, ये सैटरडे। ये मैं ये सब के साथ सब कुछ करता हूँ, मूवी वगैरह देखता हूँ, पढ़ाई वढ़ाई भी करता हूँ, क्लिनिक भी कर रहा हूँ। तुमको क्या प्रॉब्लम आता है सब करने का ये सब? तुम बोल मेरे को तो इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम लिख के भेजते हैं, मैं कैसे पढ़ूँ यार प्रॉब्लम? मैं हॉस्पिटल गया, फिर हॉस्पिटल में ये हो गया, फिर वो उसका, फिर उसकी वजह से मैं नहीं अटेंड कर पाया। हाँ। एट द एंड तुम नहीं अटेंड कर पाए तो वो है ना तुम्हारा, तुमको अटेंड करना चाहिए। कुछ भी हो जाए तुम लेक्चर मिस मत करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ, कम से कुछ भी हो जाए लेक्चर में। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे मम्मी को भी रूमेटाइड आर्थराइटिस है। उसका आगे का पेन अभी काफी ठंडी में बढ़ गया, एंड शी हैज गॉट दिस इन्फ्लेमेशन ऑल ओवर द जॉइंट्स। एकदम डेंजरस थोड़ा सा, बट ठीक है। आई एम स्टिल कैरिंग आउट क्लिनिक ऑल्सो, लेक्चर ऑल्सो, उनका भी ध्यान, सब कुछ सही होता है, अवेलेबल सब होता है। वो इच्छा होनी चाहिए कि तुम सब कैसे मैनेज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम रहते हो उसमें, अगर तुम देखो, काम नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी हो जाए काम नहीं रुक, कुछ भी हो जाए तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो तुम और डिप्रेस हो जाओगे। रीजंस देखने जाओ तो बहुत हजार रहते हैं फिर ऐसे तो। तुम दादाजी को याद कर रहे हो तुम्हारे, और दादाजी ऊपर डांस एंजॉय कर रहे हैं, तो रीजंस हजारों है। तो डेंजर होता। So what's your mentality while dealing all these things? Life goes on. तो अच्छे टाइम का बुरा टाइम का अच्छा, सिंपल है। तुम तुम्हारा करते रहने का, काम करते रहो, बस कुछ मत करो। तुम बिजी रहोगे ना उतना तुम्हारा अच्छा नहीं। ये देखो इसको, देखो ये बन रहा काश। वैसे एक पेशेंट था मेरे पास ये पेशेंट है, इतना डेंजरस है, इसको सोरेसिस बोलते हैं। इसको बोलते ऑस्ट्रेशियस फर, एक मिनट, उसका नाम नहीं बोलता हूँ मैं, क्या है सोरेसिस का नाम। बट ये देखो इतना टफ एंड लीजेंस है ना, एक देख करके लग रहा है कि यार इसको मैं स्क्रैच कर लूँ, स्क्रैप कर लूँ, इसमें तो पित्त है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि इसने मतलब ये पहना है, आर्म आर्मर शीट पहना है, कुछ पहना है। इतना ज्यादा इसका टफ एंड लीजेंस है, देखो एकदम एकदम थिक एंड लीजेंस इसका, ऐसा लग रहा है कि एलिफेंट के चमड़ी जैसा लग रहा है। इसको नाम ही एलिफेंटाइन सोरेसिस, इसका नाम ही एलिफेंटाइन सोरेसिस। ठीक है। एक मिनट, इसका बहुत इजी है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ना उसके मम्मी के साथ आता है, तो मैं इसको बन रखा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या करता है, बारिश वगैरह या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो इसका घर छोटा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है इसका, जॉब वगैरह ठीक है, अल्कोहल वगैरह सब लेता है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। बट ये 50 ईयर का है। इसको एक बार एडमिट किया था हम लोग ने फर्स्ट ईयर में, तब इसका बहुत सीवियरली बढ़ गया था सोरियासिस, और लिटरली सुसाइड करने वाला था। तो हम लोग इसको पर्दा वर्दा डाल के लिटरली वो पूरा पूरा दिन उसको स्नेहन वगैरह सब कुछ करते थे, और सब उसका प्रोसेस करा, उसका पूरा ठीक हो गया, सब सही हो गया। लेकिन वो क्या करता था, जानबूझ करके शायद बड़ा करके आता था ताकि वो पोदार में एडमिट हो सके, क्योंकि पोदार में 1 महीना रहेगा, उसको खाना मिलेगा। और मैं उसके उसके मम्मी को बोलता था, वो आंटी को बोलता था कि आंटी अभी जाने दो, अभी क्या इसका सब सही है, घर पे आप इलाज कर सकते हो, आपको इधर क्यों रहना है? तो जैसे पंचायत सीरीज के अंदर एक औरत थी ना, उसको घर चाहिए रहता था। रहने दो जरा। वो उसकी मम्मी सेम थी ऐसी। वो बोलते नहीं नहीं राहु दया घर लाने हो ऐसा करके हमको ये कर तो बार बार एडमिट होता था। तो हम भी शाने थे, जब जब उसको एडमिट करते थे नए नए बार, तो हम लोग नया नया मेडिसिन ट्राई करते थे, क्योंकि अभी एडमिट हो ही रहा है तो अभी क्या करें। तो कभी गौमूत्र धारा दे दिया, कभी तक्र धारा दे दिया, कभी कोई और मेडिसिन ट्राई कर दिया, कभी खाली रुक्शन किया। ऐसा 6 बार तो एडमिट हुआ है मेरे ही PG 3 में, वो 3 इयर्स केस में 6 बार तो वो लिटरली एडमिट हुआ है, एक एक महीने के लिए। उसको एडमिट नहीं करो ना, तो एकदम ऐसा बीमार दिखा करके वो आरएमओ के पास जाता था। महिला एडमिट करा, गरीब आहे, ऐसा करके वो जाता था। वो मन रखा था, पूरा नाटकी था। और फिर बाद में वो ठीक होता था, तो ठीक होने के बाद ऐसा नहीं, मस्त दारू पीता था और फिर वापस आता था। तो ये उसका आज भी शायद 31st के दिन वो मस्त बड़ा करके बैठा होगा,
मेरा नंबर है उसके पास। वो आ जाएगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वो कहीं तो पोदार में जाएगा, बोलेगा कि देखो। लेकिन पता है उसको 20 डेज के अंदर रिजल्ट आ गया। ये है पोदार, ये है रेसिडेंसी। कैसा है रिजल्ट, कैसा है, वो अपन सस्पेंस रखते हैं। लेकिन देखो, लार्ज प्रोफ्यूज एंड थिकली स्केलिंग प्लाक्स यूजुअली ऑन द ट्रंक और लोअर लिम्स इज नोन एज एलिफेंटाइन सोरेसिस। इसको तुम ऑस्ट्रेसियस वैरायटी और रुपियोइड वैरायटी भी बोल सकते हो, बट ये नाम वाम छोड़ो तुम। लेकिन ये प्रोफ्यूज है, ये कंप्लीटली वात का फल है, ये पूरा वात का फल है, ये पूरा रसमानी के केस है। एनीवेज, सुनना है तुमको? हाँ, अरे सुनना है क्या? रियल टेस्ट ऑफ डरमेट अभी आज, ये लास्ट केस, लास्ट पक्का लास्ट, आई डोंट नो कितना प्लान किया, लास्ट केस लास्ट केस। कितना टाइम हो गया? रुको, मैं थोड़ा शटर ऊपर कर रहा था, पेशेंट बाहर के बाहर जा रहे, बंद है क्या खड़ी बस का? हाँ, गए होंगे। हम्म। 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 रियल टेस्ट है, एक्चुअल रियल टेस्ट है, देखो। ओ, है ना डेंजरस ना? ये डेंजरस है, ये डेंजरस है, एक्चुअल डेंजरस है। और ये देखो, ये भी डेंजरस है। ये वो सोरियासिस नहीं जो तुम सोच रहे हो, ना ये प्लाक सोरियासिस है, ना गटेट है, ना ऑस्ट्रेसिस वैरायटी है। मैंने अभी तक तुमको 3 वैरायटी ऑफ सोरियासिस सिखाया हो। एक प्लाक सोरियासिस सिखाया है, उसमें स्टेबल अनस्टेबल। एक में तुमको गटेट सोरियासिस सिखाया है। फिर एक में तुमको लास्ट अभी एलिफेंटाइन सोरियासिस सिखाया है। और ये चौथा है। ये कोई और वैरायटी है, ये वो वैरायटी नहीं जो तुम सोच रहे हो। लेकिन 15 डेज ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यार, व्हाट द रिजल्ट्स, ये है क्या? वो अपन सस्पेंस रखते हैं, ये भी देखो। देखो, देखो, सस्पेंस रखते हैं। चलो इसका सुना देता हूँ मैं, उसका सुना देता हूँ। बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है, इसका सुना देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये लास्ट लेक्चर मैंने रखा था, इसका मैं बोल देता हूँ। तो हुआ यूं कि ये कोई तो मेडिसिन खा रहा था, उसके वजह से मुझे लगा कि इसको है ना, देखो मेडिसिन की वजह से कैसा होता है, उसकी वजह से इसको सोरेटिक लीजन्स हो सकता है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बोला कि इसको 1 ईयर से प्रॉब्लम है, इसको जॉइंट पेन भी है, और इसको देखो एरिथमेटस स्केली लीजन्स है, और यहाँ पर एक सिस्टिक स्वेलिंग है, जहां से उसको ना सेंसेशन नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास एडमिट हुआ, वो बिस्किट बिस्किट खा रहा है, वॉचमैन वॉचमैन है वो पेशे से। तो मैंने पढ़ा कि ड्रग्स में कहीं तो पढ़ा था कि अगर ड्रग्स तुम लेते हो ना, the distinguishing feature is that the psoriasiform lesions induced by such drugs are less scaly होते हैं, less erythematous, and palm, soles and elbows are only rarely involved। तो देखो ना, इसमें less erythematous और less scaly है, तो ऐसा सोच सकता हूँ मैं कि इसको ना ड्रग्स की वजह से मे बी उसको सोरेटिक लीजन्स आया है। अरे हाँ कि ना? तो ड्रग्स क्या, देखो मैंने कितना था तुमको रिलेट करके बताया। देखो अब अगर मेरे को लेक्चर का सार बोलना तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने क्या क्या बोला कि सोरियासिस किन चीज की वजह से बढ़ सकता है। तो मैंने पहले क्या बोला तुमको, एक मैंने स्ट्रेस बताया, फिर मैंने क्या बोला, HIV बताया, फिर मैंने क्या बोला तुमको कि इन्फेक्शन की वजह से बढ़ सकता है, ये बोला। फिर मैंने क्या बोला तुमको, चलो ठीक है, सनलाइट की वजह से बढ़ सकता है। फिर मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि ड्रग्स की वजह से भी बढ़ सकता है, प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है, मैंने मल्टीपल पॉइंट सिखाया है। लेकिन ड्रग्स की वजह से भी बढ़ सकता है, तो ड्रग्स का मैंने ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने प्रेगनेंसी का भी एग्जांपल दिया, मैंने इन्फेक्शन का भी एग्जांपल दिया, मैंने HIV का भी दिया, मैंने स्ट्रेस का भी दिया। अरे दिया कि नहीं, सबका एग्जांपल मैंने दिया। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ, सोरियासिस डायग्नोस करने के लिए तुम प्लाक सोरियासिस को कैसे डायग्नोसिस कर सकते हो, बायलैटरल, सिमेट्रिकल, सब कुछ बताया मैंने। मैंने ये भी बोला कि तुमको ऑस्पिट साइन पता होना चाहिए, तुमको कोबनर फिनोमेना पता होना चाहिए, तुमको कैंडल ग्रीस साइन पता होनी चाहिए, तुमको वॉरन हॉफ रिंग पता होना चाहिए। ये 4 पॉइंट भी मैंने सिखाया। फिर मैंने क्या सिखाया तुमको कि बहुत सारे केसेस सिखाए, जिसमें मैंने बहुत अलग अलग पॉइंट सिखाए। तो ये मुझे लग रहा था कि इसको है ना ड्रग्स रिलेटेड कुछ, शायद ड्रग्स की वजह से इसको सोरियासिस है। मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ कि ड्रग्स की वजह से सोरियासिस है। लेकिन उसको सेंसेशन लॉस है, तो हम लोग थोड़े क्लूलेस थे कि यार सेंसेशन अगर लॉस है तो क्यों ना हम उसको लेप्रोसिस सोचे, और लेप्रोसिस सोच करके ही उसको ट्रीटमेंट देना चालू करें। ऐसा हमारे दिमाग में था, क्योंकि वो एरिया से भी आता है जिसमें लेप्रोसी के केसेस थोड़े कॉमन है। और उसको लेप्रोसी है भी कि नहीं पता नहीं, कि सेंसेशन लॉस है इसलिए लेप्रोसी है, क्योंकि लेप्रोसी में सेंसेशन लॉस होता है, ऐसा मुझे पता था।
तो मैंने क्या बोला, रातों रात हम लोग ने क्या किया, बायोप्सी किया। और फिर बायोप्सी का रिजल्ट क्या आया, तुमको जानना है? अरे तुमको जानना है क्या, लास्ट लेक्चर से ये कर रहे हैं ना अपन। है ना, है। हो गया ठीक। नहीं हुआ। हाँ। तुमको जानना है ना? जानना है तो ठीक है। अपन सस्पेंस रखते हैं। जब तक। हम्म 2026 में या और ऐसा बहुत फुसका डायग्नोसिस निकला तो तुम मुझे पकड़ के मारोगे ही कि 2 लेक्चर से है। बस हो ये, इसका क्या हुआ बायोप्सी, क्या हुआ बायोप्सी का? कैमरा तो ऑन करो यार, आज लास्ट अपना ये है, लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट लेक्चर ऑफ द ईयर है इसलिए। इसको स्क्रीनशॉट लेता और मैं आया अपन स्टोरी डालते हैं। 1 मिनट, कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट, ऐसे लेते? तो मजा आया, मजा तो आया होगा। या फिर नहीं भी आया तो तुम ऐसा सोचोगे तो तुमको बहुत मजा आया। तो खुश रहो, टेंशन मत लो। अभी तो एक्चुअली तुम देखोगे ना, सोचोगे ना, तो तुमको ये लेक्चर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तुमको डेप्थ पता चला कि रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा क्या नहीं। बट चलते रहना, इतना तो तुमको आइडिया आ गया कि गिव अप नहीं करना है। गिव अप करोगे तो यस, काइंडली रिपीट स्टेबल। स्टेबल सोरेसिस मतलब ये होता है कि जिसमें न्यू लीजन्स नहीं आए हैं। अनस्टेबल सोरेसिस वो होता है कि जिसके ओल्ड एग्जिस्टिंग लीजन ज्यादा एरिथमेटस हो गए और न्यू न्यू लीजन्स आना चालू हो गए, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। अरे समझ में आएगा तुमको? हाँ। तो अनस्टेबल सोरियासिस का मैंने बोला कि रीजन पित्त दोष है। और स्टेबल सोरियासिस में भी कफ दोष रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्ट के 2-3 केसेस तुमको बताया। अरे समझा क्या? तो ये डायग्नोस्टिक वे में और अप्रोच वे में और एक्सपीरियंस वे में ही अच्छा अच्छा। ट्रीटमेंट तो अभी बचा है, शायद कल ट्रीटमेंट है, परसों ट्रीटमेंट है, सिर्फ सोरियासिस सोरियासिस अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन आयुर्वेदिकली भी देखो, एलोपैथिकली भी देखो, मैं तुमको रिलेट करके बता रहा हूँ कि सिमिलर ही है, ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। तुम अपनी अलग ही ऑब्सेस हो जाता है, हाँ आयुर्वेद वाला है, आयुर्वेद में लिखा है, हाँ उधर भी लिखा है बाद में लिखा, लेकिन लिखा है रिसर्च करके भी लिखा उन्होंने। और कोई डाउट होगा तो पूछ लो। अ, शुभम, अपन सेप्टिसेमिया का बात बाद में करेंगे। करता हूँ ऑब्वियसली, एंटीबायोटिक यूज तो करता हूँ, पेप्टास तो मैं कितनी बार दी हूँ सारे पेशेंट में। हम्म उधर सोचने का नहीं, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ेगा तुम्हारे पेशेंट का, नो। तो ये हाईली सस्पेंसफुल लेक्चर था, इसमें तो कुछ ट्रीटमेंट पर बता। पित्त डोमिनेंस एंड स्ट्रेसेस नोटिस्ड कैन बी गुड, मे बी रसपाचक इज गुड फॉर कफदोष, कि वो कफग्न ज्यादा अच्छा है पित्तग्न से। ओके। अरे व्रति, भस्म पर लेक्चर लेना है, इसको पकड़ो रे। अभी तो पूरा कितना कोर्स बचा है, भस्म, काढ़ा, टैबलेट के सब बताऊंगा, घृत, तेल, स्टेरॉइड, मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, सब सब, भस्म वस्म सब बताऊंगा। रिंगवर्म जैसे दिखने वाली इमेज वो एनुलर वैरायटी ऑफ सोरियासिस है, वो भी सोरियासिस ही है, वो भी सोरियासिस है। और मेरे छोड़ने तक तुम लेक्चर नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अगर 10 लोग अगर गए और मेरे को पता चले कौन है तो फिर मैं उनको नहीं लूंगा नेक्स्ट में। इट इज क्लियरली डिसरिस्पेक्टिंग द डिस्कशन, इट इज सिंपल। तुम्हारे इतना भी कौन सा काम है, 31st में जाने वाले हो क्या? सर 75 प्लस एज में विरेचन का सब्स्टिट्यूट क्या है, तुम मृदु रेचन कराते रहो। तुम एके पिल्स दो, तुम पटोल कटोरो इत्यादि जैसा काढ़ा दो, तुम मृदु रेचन करा, बृहत विरेचन कराने की जरूरत नहीं है उधर, क्योंकि उधर धातु क्षीण हो चुकी है। ओके। सर एके पिल्स क्या है? एके पिल्स यानी कि आयुर्वेद कपिलावटी होता है, महाराष्ट्र में मिलता ओके है। सर। आपके इधर मिलता है? आप कहाँ से हो?
राजस्थान से। राजस्थान में तो मिलता नहीं होता है। आरगवत चल, आरगवत का पिला। वोट ही मिलता है हमारे तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी देना है नित्य रेचन तो एक एक पीस रोज रात को दो लेते रहो, चलने दो, ऐसा करते हैं। मिलता होगा राजस्थान में, ऐसे कैसे नहीं। सर आयुर्वेदिक कषाय मिलता है, वो दे सकते हैं? दो। आर्गवत स्वादुक शीत रेचन है। अगर पित्त दोष रिस्पॉन्सिबल है तो आर्गवत अच्छा काम करेगा, क्योंकि पित्त का ट्रीटमेंट क्या है, स्वादु शीत रेचन। और आर्गवत क्या है, स्वादु है, शीत है और रेचन है। मृदु जी शुद्ध, मतलब मृदु शोधनम परम, ऐसा भी आया है। मतलब मृदु शोधन अच्छे से करता है आर्गवत। जी सर। दोष इन्वॉल्व इन गटेड सोरियासिस, वो तो अभी तो अपन देखेंगे वो गटेड सोरियासिस का दोष इन्वॉल्व। नहीं, यू कांट रिलेट इट कट्टू गड़ा मिसबा। वो ऐसा मत सोचोगे अपने को, ऐसा ये है तो इसमें ये दोष है तो ऐसा ट्रीटमेंट देना है। वो अपना, वो जैसा पेशेंट आएगा वैसा अपन देते रहता है। भले मैं भी वात कफज बोल रहा हूँ, मेरे पास पित्त कफज वाले केस आए तो मैं उसको स्वर्ण बख्शी की देने वाला हूँ, उसको आरोग्य वर्धन देने वाला। फिर वात कफज आया तो मेरे को वंग पे अपना रसमाई पे शिफ्ट होना पड़ेगा, चंद्रमा पे शिफ्ट होने पड़ेगा, ऐसा है। वो दोष दूसरे देख के ट्रीटमेंट देता है, द ब्रेकिंग द बेस कोर कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। ओके। टेस्ट बहुत गंदा रहता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ टैबलेट दो। पेशेंट इजीली नहीं ले पाते हैं, आजकल आर्गवत कषाय की टैबलेट्स भी आती है, इसका इफेक्ट अच्छा होगा होगा। चार चार छह छह टैबलेट एक साथ देने हैं, कुछ नहीं होगा। ओके। और क्या डाउट, रुको रुको, डाउट्स है। ओपीडी लेवल पर शोधन कैसे करवा सकते हैं इफ समवन डजंट हैव पंचकर्म सेंटर। इफ यू हैव वॉशरूम, पंचकर्म सेंटर तुम्हारा खुद का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम विरेचन घर पे दो, उसको बोलो कांटेक्ट रखने के लिए कंटिन्यूअसली। यहाँ से उसको विरेचन का ड्रग देने का तुम्हारे ओपीडी में बैठा करके, तुम्हारे सामने लेने बोलने का, और बोलने का घर पे जाऊँ, या फिर उसको फोन पे बोलने का अभी ले लिया ड्रग, कितना हुआ मुझे इन्फॉर्म करते रहो। और 7-8 मोशन हो गया ना तो एक ओआरएस दे देने का, सेफ्रोसाइड, क्योंकि दूर हो तुम, क्या पता और डिहाइड्रेट हो जाए। अंदर ही वो गिरा रहे पूरा दिन। तुम इधर सोच रहे हो कितना रेचन हुआ, और रेचन हो गया पूरा उसका। ऐसा ना हो जाए संभल करके। मैलिसेसिया फरफर इज नथिंग बट ए, झांसी, तूने तो अटेम्प्ट किया था ना सेपरेट डर्मेटाइटिस, झांसी की तरह, झांसी। ज्वार बाजरा से स्किन एलर्जी होती है क्या, पेशेंट कंप्लेन्स की इच देन ब्लड, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्वार बाजरा से अगर हो रहा है तो फिर कोई और भी कारण हो सकता है, ऐसा नहीं। कोई फूड एडिटिव हो सकता है, कोई मसाला वाला चीज हो सकता है, उसका देखना चाहिए। कि इच होता है फिर स्कार आता है, वो तो बहुत नॉर्मल है ना, कोई भी लीजन ऐसे ही होता है कि पहले इच होगा, फिर सेकेंडरी बैक्टीरिया अंदर जाएगा, फिर पस्ट्यूल फॉर्म होगा, फिर वो ब्रेक हो जाएगा, फिर उधर स्कारिंग होगी। ये सिंपल है। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को आयुर्वेदिक के लिए कैसे अप्रोच करेंगे। सर एक बार बाद बच्चों में ये काफी लंबे टाइम तक बना रहता है। देखो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन इन्फेक्शन है, उधर तुमको एंटीबायोटिक्स, अभी पहले चरक सुश्रुत के टाइम पे एंटीबायोटिक्स होते हैं सपोज, तो अपन 5 डेज के एंटीबायोटिक्स तब चरक सुश्रुत भी लिख देते हैं, ऐसे श्लोक में लिख देते हैं कि पंचदिना एमोक्सिसिलिन दे, वो लिख देते हैं। लेकिन नहीं था ना तब, अभी है, अभी अवेलेबल है ना तुम्हारे पास वो चीज, कि एक बैक्टीरिया को मारने के लिए तुम्हारे पास कुछ है। बैक्टीरिया पहले थे क्या, कुछ पहले थे कुछ नहीं थे, लेकिन अभी तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है ना वो एंटीबायोटिक्स का, तुम यूज कर सकते हो राइट वे में, राइट चॉइस में। ग्राम पॉजिटिव कौन सा, ग्राम निगेटिव कौन सा, कोकाई कौन सा, बेसिलाई कौन सा, एटिपिकल कौन सा। अगर तुमको बैक्टीरियोलॉजी चार्ट अच्छे से आता है डेफिनेटली यू कैन यूज एंटीबायोटिक्स फॉर फर्स्ट 5 डेज स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के लिए। बट अगर हाँ स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से अगर गटेड सोरियासिस हो जाए या फिर सोरेटिक लीजन्स आ जाए, तब तो तुमको फिर दोष दोष से देख के उसको ठीक करना है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक हेतु रहेगा कि यार उसका इम्यूनिटी कम हुआ पहले, फिर उसको इन्फेक्शन हुआ, ये उसका हेतु है। लेकिन इम्यूनिटी उसका क्यों कम हुआ, उसके अंदर कफ श्लेष्म प्राकृत श्लेष्म बल है, ओज मतलब बल है, तो ये एक प्रॉब्लम था क्या, ये तुम सोचने का कि उसका इम्यूनिटी क्यों कम हुआ रहेगा। फिर श्लेष्म और ओज पे फोकस करने का पहले, और फिर बाद में इधर दोष दूसरे देखने का, और फिर क्यूमुलेटिव ट्रीटमेंट देने का। ऐसा है। ऐसा अपने पास नहीं रहता इन्फेक्शन एंटी इन्फेक्ट, नो 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 नो, वो तो कंडीशन अप्रोच और अवस्था ही बताता है कि क्या ट्रीटमेंट देना है। ओके। Sir, woman can have complications. It is advisable if we give woman to patient at home. So as of now, I don't have own setup. No problem. Don't give woman. कोई प्रॉब्लम नहीं है। वमन का बहुत बार जरूरत पड़ता भी नहीं, और रक्त प्रदर्शित व्याधि के लिए क्या बोला, विरेचन बोला है ना पहले। वमन अगर नहीं भी होता है तो विरेचन करा देगा।
और विरेचन कफदोष के लिए भी अच्छा है, पित्त के लिए है ही है, लेकिन कफ के लिए भी अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वमन हर बार कराने की जरूरत थोड़ी। और कितने सारे पेशेंट्स मैं शमन मेडिसिन से ही ट्रीट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यस, सोरियासिस ही है उसका डायग्नोसिस, डेफिनेटली। उसने जो भेजा है मंजरी ने। हाउ टू मैनेज ब्लीडिंग इन वुमेन, रेफर द पेशेंट टू हॉस्पिटल फर्स्ट। और तुम्हारे सामने अगर कोई इसोफेजियल वेरिसेस ब्लीड कर रहा है, पहले उसको आइस वाटर पिलाओ ताकि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए, है ना। फिर बाद में उसको पॉज दो, विटामिन के का इंजेक्शन दो। और जितना वो डिहाइड्रेट हुआ है, जितना उसको हेमोरेजिक शॉक हुआ है, और इधर हेमोरेजिक शॉक का मैनेजमेंट करो। पहले तो हॉस्पिटल रेफर करो उसको, पहले तो मेरे पास तो पुदौर हॉस्पिटल है पास में, मैं उधर कर लूंगा, खुद भी लेके जाऊंगा उधर। हाँ। ओके मंजरी, चलो तो तुमको आ गया है सब कुछ, तो ठीक है। और 5 लोग दिया क्या, इनको पकड़ते हैं अपन फिर बाद में। इसमें सब पता चलता है। मेरे को तो एक स्क्रिप्ट आता है ये लेक्चर की बात, कि लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया उसका मेरे को मेल आता है, तुमको पता है। मेरे को मेल आता है। सो फर्स्ट डॉक्टर आदित्य स्टार्टेड विद डिस्कशन ऑफ दिस, फिर देन ही जम्प टू दिस, ही शोड दिस इमेजेस, एक्चुअली पूरा स्क्रिप्ट आता है, पता है तुमको। If any lesion is unstable in terms of skin, we should consider it due to Sargun of Pitta. Maybe yes, possible. It is due to the Sargun of Pitta. See, I am not considering वात. Why not वात? क्योंकि मैंने कोबनर फिनोमेना में तुमको बात बताया। क्यों बताया? क्योंकि कोबनर फिनोमेना आफ्टर इंजुरी होता है। नाउ इंजुरी इज रिलेटेड टू वात, एंड दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि कोबनर फिनोमेना ये वात के चलगुण की वजह से होता है। लेकिन मैं जब अनस्टेबिलिटी इन सोरेसिस बता रहा हूँ, तब मैं पित्त का सरगुण ही पकड़ रहा हूँ। यस और नो, मे बी सरगुण का रिलेटेड या फिर पित्त रिलेटेड कोई ना कोई उसका हेतु रहेगा। इस वजह से भी और ज्यादा वो कंफर्म हो जाएगा कि पित्त का सरगुण पकड़ना है। लेकिन प्रसरणशीलता जो होती है ना, वो पित्त की ज्यादा अच्छी है। और तुम देखना, कितने भी डिसीजेस तुम सॉल्व करो, जहां पर पित्त इन्वॉल्व है ना, यू विल हैव टफ टाइम टू सॉल्व द लीजन्स। ओके। और टॉन्सिलाइटिस हर बार ऑब्वियसली करना ही है, एंटीबायोटिक कोर्स करना है। एंटीबायोटिक कोर्स करना है, क्योंकि देखो जिसको रिकरेंट हो रहा है उसके लिए तो तुम थोड़ा संभल के करो। क्योंकि उनको रिकरेंट क्यों हो रहा है, कि उनके जो वॉल्डरस लिम्फेटिक रिंग है, जो इम्यून सिस्टम है, प्राइमरी इम्यून डिफेंस है, वो कमजोर है। क्यों कमजोर है, वो बात का बात है, उसका डाइट वगैरह सब तुम बड़े बड़े बात करोगे तुम, वो सब सही है। लेकिन जब जब उसको एक्चुअली एक्यूट इन्फेक्शन अगर हुआ है और तुमको लग रहा है कि वहां पर एंटीबायोटिक देना चाहिए, तो देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 99.99% कोई भी एलोपैथी ड्रग नहीं लिखता हूँ मेरे पेपर में। एंटी डायबिटिक अगर कभी जरूरत पड़ा तो लिखता हूँ, एंटी हाइपरटेंसिव कभी जरूरत पड़ा तो लिखता हूँ, थायराइड में भी मेरे को कभी नहीं पड़ा है जरूरत, एंटीबायोटिक में मेरे को जरूरत पड़ा है। तो जहां पर मुझे लग रहा है कि मुझे देना चाहिए तो मैं देता हूँ। नहीं तो 99.99% जरूरत नहीं पड़ता है, सॉल्व हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। और स्किन में तुमको नहीं पड़ता। और गटेड सोरेसिस के लीजन तुम बच्चों में देखते हो, जिसका प्रोग्नोसिस काफी अच्छा होता है, सो इसका इतना टेंशन नहीं लेने। ठीक है, बच्चे मतलब कौन से बच्चे, 10-11 साल के बच्चे। हाँ, ऐसे 2-3 साल के 4 साल के बच्चे में तुम सोरेसिस नहीं देखोगे। उसका एज ग्रुप है 15 to 30, 15 से 30 में सोरेसिस का चांसेस है ज्यादा। ओके, तो फिर ठीक है। यूपी में अमृत उत्तर कषाय, महातिक्ता कृत जैसे कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, उसके लिए क्या करें। आ, तुम महाराष्ट्र से मंगा लो, पहली बात, अच्छे सोर्स है। और दूसरा, अमृतोत्तर कषाय ये वैद्य रत्नम का है, कोट्टाकल का है। वो महाराष्ट्र के लिए भी फॉरेन है, मतलब दूसरे स्टेट से आ रहा है। तो तुम्हारे स्टेट में भी आराम से आ सकता है। महातिक्ता ग्रोथ भी क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा डेफिनेटली, वो तो अपना क्लासिकल फॉर्मुलेशन है ना, मिलेगा। मिलता है, तुम ढूंढना चालू करो। चलो ठीक है। विद दिस, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मे दिस ईयर बी काइंड टू यू। कुछ नहीं होता है सब। सिंपल सा बात है। तुम बस पढ़ाई करो, बस और कुछ सोचो मत। तुमको सक्सेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये बात नहीं कर रहा है, मेरा ये से कांटेक्ट टूट गया है, मेरा वो हो गया है, मेरे को पैर में चोट लगी है, मेरे को बुखार आया है, मेरे को सर्दी हुआ है, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को एचओडी ने रोक लिया, इतना त्रास होता है, डिपेंड सब छोड़ दो। सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो, तुम्हारे खुद पे।
बस। और तुमको कोई, सी ओशो ऐसे, ओशो क्या बोलते थे, ओनली वन थिंग शुड मैटर टू यू, यू आर हैप्पी और नॉट, बस सिंपल। बाकी सब क्लोज फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को तुम ऑब्वियसली वैसे ही देखते हो, तुम खुद की तरह ही देखते हो, लेकिन ऐसा बस इतना ही चीज याद है। बाकी सब जो भी ड्रामा है दिमाग के अंदर, एलिमिनेट करते जाओ। और एक ही चीज, मेरे को तो एक ही चीज दिखता है, जब सुबह उठता मेरे को लिखता आज मैं रिमार्केबल डे कैसे करूं, नहीं तो मेरा वेस्ट हो जाएगा दिन। मैं क्या किया आज, आज तो रिमार्केबल नहीं किया। मैं एक एक किस्सा बता दो, सुनो ध्यान से, आज सुनो, अभी लास्ट जाते जाते मैं बोल सकता हूँ। मेरे को मेरे एक सीनियर का फोन आया है, आज की बात है। वो अच्छे सीनियर है, बात बात सब अच्छे से होता है हमारा, पोदार के टाइम से सीनियर। वो क्या पूछते हैं मेरे को, उनका है ना 1 साल हो गया क्लिनिक खोल के, अब मेरा ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया क्लिनिक खोल के, और मैं इसके पहले पोदार में, तो पोदार में हम साथ में थे, तो सीनियर थे। तो उनका कॉल है, बोलते हैं कि कैसे चल रहा है क्लिनिक। हाँ, मस्त एकदम मजा आ रहा है, क्लिनिक तो सही चल रहा है, एकदम अच्छा चल रहा है, एकदम पेशेंट वेशेंट मस्त है, ऐसा बोला। बोले, हाँ क्या, तो इतना आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर लाइक दिस। अभी वो क्या बोलता है कि भाड़ा निकलता है क्या, रेंट निकलता है क्या, छी, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ये, तुम भाड़ा निकलता है क्या। क्योंकि पता है क्या, इतना बड़ा जंप किसी ने लिया ही नहीं, वो आयरन फ्रेटर्निटी के लिए पीछे ही रह गया कि ये रेंट निकलता है क्या, ये होता है क्या, वो होता है क्या, पेशेंट आते हैं क्या। अरे तुम बैठो, तुम्हारे पास पेशेंट आएंगे 100%, क्यों नहीं आएंगे पेशेंट, 100% पेशेंट आएंगे तुम्हारे पास। मेरे को डे वन से पोदार में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, गॉड्स ग्रेस एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ से भी जब मैं डे वन था, तभी मैंने पहले फर्स्ट डे जब मैंने क्लिनिक खोला, तभी मैंने 6 से 7 पेशेंट मॉर्निंग में देख लिया। कभी प्रॉब्लम नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं आया था। क्यों प्रॉब्लम नहीं आया पता है क्या, क्योंकि आई एम ऑलवेज बिहाइंड दिस, ऑलवेज आई हैव लाइक मैनिफेस्टेड एंड ड्रीम्ड एंड ये सब कि मेरे को पेशेंट दिखने, पेशेंट दिखने। हाँ, मेरे को एक दिन पेशेंट नहीं आएगा ना, मैं पुराने पेपर्स वापस निकालूंगा, यार इसका फॉलोअप तो ये आया नहीं, ये तो गलत हो गया ट्रीटमेंट, ये तो इसका ये सोचना चाहिए था, मे बी इस वजह से उसको फर्क नहीं हो इसलिए नहीं आया। तो तुम अगर कंटिन्यूअसली वही चीज में हो, तो अपने आप ही तुम पेशेंट अट्रैक्ट करते हो। तो तुम तो अपने आप ही तुमको पेशेंट का शॉवर मिलता है, भाई ये भी सॉल्व करना है, ये भी है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। हाँ, इंस्टाग्राम में भी तुम इसलिए भी डाल रहे हो क्योंकि तुमको पेशेंट है, तो तुम एफर्ट लोगे तो अपने आप आएंगे ना। सिंपल से बात है ना, तुम एफर्ट लोगे तो तुम्हारे पास पेशेंट का पैसा सब कुछ अपने आप आएगा। बट ये पीछे अपने दिमाग में कैसे बैठ गया कि नहीं, 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, आयुर्वेद प्रैक्टिस चलता नहीं है। मैं तो सर को इतना भर भर के बोला कि अरे मस्त चालू है, वैसा चालू है। मैं इसलिए भी बोला कि सर डीमोटिवेट हो, सर आज बैठ के रोए कि उनका 1 साल में क्लिनिक क्यों नहीं चला, और फिर इंट्रोस्पेक्ट करके अच्छा परफॉर्म करे। ये इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ। क्यों, अगर मैं बोला नहीं नहीं ठीक चल रहा है, इतना पैसा भी नहीं है, नहीं मजा आ रहा है वगैरह, अगर मैं ऐसा बोलूँ उनको, सपोज ऐसा मैं बोल दूँ, अगर मैं बोल दूँ उनको ऐसा, तो क्या बोले, हाँ, सबका सबका ऐसे ही आयुर्वेद में ऐसे ही होता है, आयुर्वेद का वेटिंग पीरियड होता है, वो ऐसे लेके बैठेंगे। फिर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेद फील्ड कैसे होगा। 2010 तक किसी ने 200 रन मारे नहीं थे वनडे क्रिकेट में, जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने मारे, उसके बाद रोहित शर्मा, उसके बाद एबी डिविलियर्स, उसके बाद रोहित शर्मा 3 बार मारे। क्यों मारे, क्योंकि एक कोई कर लेता है ना, तो अपने आप पीछे वाले का सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो जाता है कि मेरे को ये चीज करना है। सिंपल सा बात है। तो वैसे ही मैं अगर अभी मैं कर लिया ना बड़ा वगैरह सब कुछ, अभी वो अपने आप तुमको आ जाएगा, हाँ ये इसने कर लिया मतलब कर सकता, कोई भी कर सकता है। मेरे टाइम तक मेरे कॉलेज में कोई पीजी नहीं करता था, वो आर्मीशिप में ही एंगेज रहता था। 2 लोगों ने पीजी कर लिया, उसके पीछे 18 लोगों ने किया। वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ही हो रहा है सब कुछ। अभी पीछे सब पीजी करना चालू कर दिए, क्लिनिक डालना चालू कर दिए सब। सो एक कोई कर लेगा ना, तो तुम्हारा पीछे वाला चीज, पीछे वाला फॉलो करना चालू है। तो वो सब छोड़ दो अभी, कि आयुर्वेदा में ना थोड़ा वेटिंग पीरियड होता है, आयुर्वेदा का ना थोड़ा ऐसे ही होता है, आयुर्वेदा में स्लो रिजल्ट, आयुर्वेदा का मेडिसिन का है, वो डिमोटिवेट होना छोड़ दो, कंप्लीटली बिहाइंड ओनली वन थिंग एंड वन थिंग, दैट इज यू एंड योर सक्सेस, एंड विथ recognition obviously, success is not only success, no problem, ठीक है, बट सक्सेस विथ recognition, obviously you should be recognized, तुम्हारे एरिया में तो एटलीस्ट हाँ ऐसा कुछ करो विद दिस। तो क्या तुम बाबा आदित्य का सुन रहे हो, लास्ट डे 31st को, चलो ठीक है, बाय बाय।